स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। 6 दिन की लगातार रिकॉर्ड तेजी के बाद आज आपको मूड माहौल थोड़ा थमते हुए दिख रहा है, बट सिर्फ निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं स्लाइट आउट परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी की, वो अभी भी बरकरार है। चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन है। आईटी में ऑफकोर्स भारी गिरावट आ रही है, उसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर प्रेशर बना हुआ है। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो फिर निफ्टी की ब्रेथ और बाकी जो सेक्टोरल ब्रेथ है वो ठीक ही है। आईटी और एक्स रिलायंस बाजार थोड़े ठीक दिख रहे हैं, बट ऑफकोर्स ये सब बाजार का हिस्सा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि इस समय कमजोरी थोड़ी ज्यादा है। 250 अंक नीचे 19,800 के इर्द गिर्द ही हो रहा है ट्रेड। आखिरी 1.5 घंटा एक्शन पैक्ट होना चाहिए। मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता अब शुरू हो चुका है, तो वहां से भी कुछ क्यूज आते हुए दिखेंगे। स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, ढेरों नतीजे थिक एंड फास्ट आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो आइए उसी पर करते हैं फोकस। पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये जान लेते हैं। 6 दिन की रिकॉर्ड तेजी थी, ब्रेक लगा है 250 अंक नीचे। जिन लेवल्स पर खुला था निफ्टी उसी के पास को ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 19,800 के इर्द गिर्द ही इस समय कंसोलिडेट करता हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर हुआ है, बट माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करते दिखेगा 46,200 के ऊपर। आईटी ऑफकोर्स यहां पर भारी गिरावट आनी थी। इन्फोसिस टॉप लूजर बना हुआ है, 8% की कमजोरी है। कुछ और स्टॉक्स में भी कमजोरी है, बट चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में थोड़ा दूसरी तरफ का एक्शन बन रहा है। इसको भी आपके लिए कुछ देर में करेंगे हाईलाइट। इसके अलावा स्मॉल कैप एक्शन में है। 0.25% की तेजी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है, 1/4% नीचे, बट ब्रॉडर मार्केट में कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ नहीं रही है। और अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो कल फिसलने के बाद नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय आपको थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं, 0.4% ऊपर। डाउ फ्यूचर्स भी आपको हल्की खरीदारी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो कल एक खराब दिन जरूर नैस्डैक के लिए रहा ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से, बट आज उतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है। बट आईटी और आईटी, ग्लोबल आईटी हो या फिर हमारा, यहां पर एक प्रेशर बना हुआ है। इन्फोसिस पर रखिए नजर। 8.5% का कट है। जिन लेवल्स के आसपास आज सुबह खुला था वापस वहीं पर फिसल कर आ रहा है। इंट्राडे में एक रिकवरी जरूर अटेम्प्ट करी थी, बट वहां से प्रेशर बन रहा है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। एचयूएल नतीजों के बाद ये कमजोर है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजों से पहले ये कमजोर है। तो 3% का कट एचयूएल और रिलायंस, और बाकी सारे आईटी का प्रेशर। यहां पर आप देख रहे हैं निफ्टी में कमजोरी आ रही है, बट प्राइवेट बैंक्स ज्यादातर होल्ड आउट करने के मूड में आपको इस समय दिख रहे हैं। कल आईसीआईसीआई और कोटक के नतीजे हैं। कोटक उससे पहले थोड़ा बजिंग स्टॉक भी आपको दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक में हल्की खरीदारी आ रही है, तो ये बैंक निफ्टी को होल्ड अप करने का काम इस समय कर रहे हैं। एसबीआई में भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, करीब 1.5% ऊपर है। तो बैंक्स वर्सेस आईटी ये एक क्लियर थीम है, और उस बीच मिड कैप स्मॉल कैप में तो जबरदस्त एक्शन है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अल्ट्राटेक के भी नंबर्स अभी अभी हमारी स्क्रीन पर आते हुए दिखे हैं, तो इस पर भी आपको रखनी है नजर। नंबर्स तो अनुमान मुताबिक रहे हैं ज्यादातर। रेवेन्यू देखें तो एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आपको आते हुए दिखा है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, जो इनकी आगे की गाइडेंस है, वो दमदार गाइडेंस आपको आती हुई दिखी है। तो इस पर रखनी है नजर। आई थिंक अरमान आपके पास कुछ डिटेल्स भी हैं इसके नंबर्स और गाइडेंस को लेकर। बिल्कुल, जो अगर आय जो है वो तो हमारा अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखी है, पर जो कामकाजी मुनाफा है या फिर आप मार्जिन्स देखें तो जो हमारा अनुमान था उससे कंपैरेटिवली थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। और क्योंकि मार्जिन्स जो हमारा अनुमान था उसके हिसाब से अगर आप देखें, जो हमारा अनुमान लगभग यहाँ पे देखें मार्जिन 19.3% का था, पर वो 17% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और कामकाजी मुनाफे का जो हमारा 3,400 करोड़ के आसपास, 3,420 करोड़ का था, वो मुनाफा अगर आप कामकाजी मुनाफा देखें तो 3,050 करोड़ के आसपास आता दिखा। तो आए तो उस हिसाब से आई है, और जो वॉल्यूम ग्रोथ जो अनुमान था उसके मुताबिक आई है। तो कंपेरेटिवली वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ती हुई दिखी, इसके कारण जो मार्जिन में वहाँ पे आपको डिप दिख रहा है। चलिए अल्ट्राटेक पर रखेंगे नजर। गाइडेंस के लिहाज से इन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर आप भरोसा है। जनरल इलेक्शंस हैं अगले साल, उससे पहले उन्हें लग रहा है कि इंफ्रा स्पेंडिंग में आपको बढ़त आती हुई दिखेगी, और इसकी वजह से उन्हें आगे की ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। तो हायर इंफ्रा स्पेंडिंग की वो बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को फायदा होने वाले। तो आगे की गाइडेंस से बाजार थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है, जहां तक अल्ट्राटेक का सवाल है। इस पर भी करेंगे फोकस। आइए, और कौन से नंबर्स आ चुके हैं पहले ये जान लेते हैं, और फिर ट्रिगर्स की भी बात करेंगे। अरमान, गुड आफ्टरनून। बाकी तो अपने अल्ट्राटेक की तो अभी बात करी, बाकी कौन कौन से नंबर्स और खबरें हैं? जी बिल्कुल, अशोक लेलैंड के यहाँ पर भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। नतीजों में अगर आप देखें, आय लगभग 7,223 से बढ़कर 8,190 के आसपास आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी जो है बढ़त दिख रही है, 320 करोड़ से बढ़कर
820 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे और मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 4.4% से बढ़कर लगभग 10% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ पर मुनाफे में आपको कट आता हुआ दिखा है, लगभग 3100 करोड़ के आसपास जो मुनाफा था वो घटकर अगर आप देखें तो 1960 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में भी आपको कटौती दिख रही है, 54% से गिरकर जो मार्जिन्स आए हैं वो 46% के आसपास आते हुए दिखे हैं। JSW स्टील की बात करें तो यहाँ पर मुनाफे में आपको अच्छा खासा उछाल दिख रहा है, जो 840 करोड़ के आसपास के मुनाफे थे वो बढ़कर लगभग 2430 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और आय में भी लगभग अगर आप देखें 38,000 के आसपास जो आई थी वो लगभग आप देखें 42,000 के आसपास, 42,200 के आसपास जो है आय आती हुई दिखी है। और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 11% से बढ़कर जो मार्जिन्स आए हैं वो 16.7% पर आपको दिखे हैं, मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। ग्लेनमार्क लाइफ की बात करें तो वहां पर भी मुनाफे में आपको बढ़त दिख रही है, लगभग 109 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है 135 करोड़ पर आया है। मार्जिन्स में यहाँ पर भी बढ़ोतरी है, 30% से बढ़कर मार्जिन्स जो है तक 33% के आसपास जो है वहां पर आते हुए दिखे हैं। अतुल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा इनका कम हुआ है, 165 करोड़ से गिरकर मुनाफा लगभग 103 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। आय में भी आपको कटौती दिखेगी, जो 1400 लगभग 80 करोड़ के आसपास की आई थी वो 1180 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। और मार्जिन्स में भी थोड़ा डिप दिख रहा है आपको, 15.8% से गिरकर मार्जिन जो है 15.4% पर आते हुए दिखे हैं। अब खबरों पे आए, खबरों पे L&T के ध्यान रखें तो L&T कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन से ऑर्डर मिला है और ये लगभग 7000 करोड़ की जो है रेंज में वहाँ पर इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और यहाँ पर आप जायकॉप या फिर दूसरी कंपनी को देखें जो 2024 में शुरू होगी, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, उसके चलते जो ये महाराष्ट्र डिप्टी CM जो है उनका ये विधानसभा में बयान आता हुआ दिखा है। और कुछ ब्लॉक डील्स की बात करें तो इन्फोसिस, जहाँ पर अगर आप देखें इस गिरावट के भी 52 लाख शेयर के सौदे होते हुए दिखे, साउथ इंडियन बैंक लगभग 43 लाख और टालब्रोस ऑटो की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ एक शेयर विभाजन की जो है वो खबर आती हुई दिखी थी। बहुत सारी खबरें हैं और नतीजों का भी पूरा एक्शन थिक एंड फास्ट आ रहा है। आइए एक बार ट्रिगर्स की भी बात कर लें। कुशल है हमारे साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो अर्निंग्स हैवी वीक चल रहा है, मंथली एक्सपायरी भी है, पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आज के लिए जो अभी भी नंबर्स आने बाकी हैं उस पर फोकस कर चलिए। इसमें HDFC लाइफ के नंबर्स आने बाकी हैं, साथ ही बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पोस्ट मार्केट भी अपने नंबर्स घोषित करता हुआ दिखेगा। FNO स्पेस से अभी भी DLF और वेदांता के नंबर्स पर नजर रखिए। साथ ही GNA एक्सेल्स यहाँ पर नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही आरती ड्रग्स नतीजों के साथ साथ बायबैक पर इनका भी विचार होगा। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से ICICI बैंक और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, जिसका रिएक्शन आपको सोमवार को जब बाजार वापस खुलेंगे तब आता हुआ दिखेगा। साथ ही FNO स्पेस से EU स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBL बैंक पर भी आप नजर रखिए। यही नहीं, रविवार को इंद्रप्रस्थ गैस इसके भी नंबर्स आएंगे। और जहां तक सोमवार का सवाल है, टाटा स्टील दिग्गज मेटल काउंटर है, यहाँ पर इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे, पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड है। FNO स्पेस से HDFC AMC, TVS मोटर्स समेत कैनरा बैंक और SRF इन नंबर्स पर भी नजर रखिए। फेडरल बैंक बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। साथ ही ESM फ्रेमवर्क में जो बदलाव है वो लागू होते हुए दिखेंगे, जिसके अंतर्गत जो स्टेज 2 वाली कंपनियां हैं उनके लिए जो सभी ट्रेडिंग डे है उसमें अब ये ट्रेडिंग की इजाजत दे दी जाएगी। साथ ही सर्विस चार्ज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होने वाली है। तो ये सारे ट्रिगर्स सोमवार तक। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, चलिए रखेंगे नजर, बट पूरा का पूरा फोकस फ्रंट एंड सेंटर नतीजों पर ही रहेगा। एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी आ रही है कुछ ही देर में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आइए तब तक हमारे सारे मेहमान जो है उनका कर लेते हैं स्वागत। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, विश्वेश जी एंड ऑफ कोर्स शरद अवस्थी साहब भी इस समय हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स पर बात करनी है, बहुत सारे स्टॉक मूवमेंट पर बात करनी है। एक बार शरद जी से मैं अल्ट्राटेक पर व्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि सर नंबर्स अभी अभी आए हैं, ज्यादातर अनुमान मुताबिक ही रहे हैं। अभी HDFC लाइफ के भी नंबर्स आ रहे हैं, वो भी एक बार पहले हाईलाइट कर देता हूँ। शरद जी आता हूँ 2 मिनट के बाद, आपकी बात करते करते अभी अभी HDFC लाइफ के भी नंबर्स आ गए, पहले वो हाईलाइट कर देते हैं। मुनाफा 365 करोड़ से बढ़कर 415 करोड़ का है, बिल्कुल अनुमान मुताबिक आया है। हमारा अनुमान 410 करोड़ का था, तो एग्जैक्टली जो अनुमान लगाया था उसके मुताबिक ही आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है HDFC लाइफ का। इसके अलावा नजर रखते हैं बाकी फैक्टर्स पर, और भी नंबर्स आपके आने की तैयारी में। अभी अभी फर्स्ट कट ही आया है, फर्स्ट नंबर ही आया है जो है आपका मुनाफे का, 410 करोड़ का आया है, 415 करोड़ का आया है। हमारा अनुमान 410 करोड़ के मुनाफे का था। इसके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि थोड़े जो अपडेट्स आए थे और उसके बाद जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में मूवमेंट रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग था। नेट प्रीमियम रेवेन्यू यहां पर इनका आया है 9,272 करोड़ से बढ़कर 11,480 करोड़ का, तो ये भी अच्छा आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। अच्छी ग्रोथ है नेट प्रीमियम रेवेन्यू में जो आती है, नेट प्रीमियम इनकम में जो इनकी ग्रोथ आई है वो आपको अच्छी आती हुई दिखी है।
थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं इस समय, करेंगे उस पर फोकस, थोड़े और नंबर्स भी आने दीजिए, फिर देखेंगे। स्टॉक फिलहाल आपको 1-1.5% नीचे दिख रहा है, इस पर रखनी नजर। शरद अवस्थी साहब, एक क्विक व्यू अल्ट्राटेक पर, क्योंकि नंबर्स तो ठीक ठाक आए, अनुमान मुताबिक आए, बट जो गाइडेंस आई है वो जबरदस्त रही है सर। कह रहे हैं इलेक्शन ईयर है, इंफ्रा स्पेंडिंग अच्छी रहेगी और ये कंपनी के लिए फायदेमंद होना चाहिए। कैसे देखते हैं सर, स्टॉक भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है? देखिए, ये जो आउटलुक है ये तो बिल्कुल सटीक है। हमारे हिसाब से आने वाले समय में भी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहनी चाहिए, चाहे रियल एस्टेट से हो चाहे सिविल इंफ्रा से हो। दोनों में जो एक्टिविटी है वो काफ़ी तेज रहनी चाहिए अगले साल 2 साल। और अल्ट्राटेक पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है, सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, तो उनको भी उसका फ़ायदा होगा। बट वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर ट्रेड कर रहा है। कंपैरेटिवली अगर मुझे बेट करना हो तो मुझे एसीसी ज़्यादा बेटर लगता है 2100-2200 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से। चलिए, तो एसीसी बेटर है जहां तक आप वैल्यूएशन साइज देखें, बट कमेंट्री अच्छी आती है। देखिए, अल्ट्राटेक की कमेंट्री फिर बाकी पूरे सेक्टर के लिए भी अच्छी है, कि अगर सेक्टर लीडर कह रहा है कि उन्हें इसे आने वाले साल में इन्वेस्टमेंट की वजह से अच्छी डिमांड दिखती है, तो फिर पूरे सेक्टर को ही इसका फायदा होना चाहिए। तो चलिए, उस पर भी करेंगे फोकस। और भी कई सारे स्टॉक्स हम बात करनी है, बट एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास अभी आती हुई दिख रही है MCX को लेकर। ये इंटरेस्टिंग खबर है। और आइए, मृत्युंजय भी हमारे साथ तैयार हैं, कमोडिटी मार्केट पर तो गहरी नजर रखते हैं मृत्युंजय। बताएं MCX के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है? बहुत बड़ी खबर है दीप। अगर आप मतलब इस खबर की गंभीरता को आप ऐसे समझिए कि जो टोटल ऑप्शन का वॉल्यूम है MCX का, उसमें 85% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन अकेले क्रूड के ऑप्शन का है। और उस क्रूड के ऑप्शन को के नए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी नहीं मिली है। मतलब अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होना था, 20 जुलाई तक लॉन्च होना था, कल की तारीख निकल गई और इसके नए कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च की मंजूरी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड का, उसका जो नया कॉन्ट्रैक्ट का जो आना था, जनवरी का लॉन्च होना था, जनवरी 2024 का, उसको भी मंजूरी नहीं मिली है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि क्रूड एक बहुत ही लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है MCX पर। बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है इसमें, और ऑप्शन में तो नंबर 1 है, बहुत बेहतरीन कारोबार होता है। लेकिन इसके नए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी नहीं मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, और उस लिहाज से ये जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण है। 20 जुलाई को ये लॉन्च हो जाना था, लेकिन अब तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। जरा बताइए, कोई वजह पता चल रही है कि क्यों इसकी मंजूरी नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब अभी हमने मार्केट के कई लोगों से बातचीत की, जो अपने सोर्सेज से बात की, उनका ये कहना है कि सेबी ने कुछ सवाल पूछे हैं MCX से, एक्सचेंज से, और इसीलिए इसकी मंजूरी नहीं मिली है। और जब तक इन सवालों के जवाब एक्सचेंज की तरफ से नहीं आ जाते हैं, तब तक ये मंजूरी मिलना मुश्किल होगा। अब बड़ी बात यह है कि ऐसे कौन कौन से सवाल सेबी की तरफ से हो सकते हैं। हो सकता है कि सेबी ने ये पूछा हो कि आप नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, जब तक आप नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं होते तब तक मंजूरी नहीं मिलेगी। ये सवाल हो सकते हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि जब FMC रेगुलेटर था कमोडिटी मार्केट का, तब ये होता था कि जब अगर आपके आगे के कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगर लिक्विड नहीं है, किसी में अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बंद करने का दबाव होता था। क्या ये सवाल इस बार भी पूछा गया है? क्योंकि क्रूड फ्यूचर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें अभी ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ये दबाव भी है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अभी घूम रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सेबी ने ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे हैं जिसका जवाब अब तक एक्सचेंज की तरफ से नहीं आया है, आगे आएगा या नहीं आएगा। लेकिन बड़ी बात दीप ये है, ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आप देखिए कि अगर अगले कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है या हो सकता है, तो इसका जवाब एक्सचेंज को दे देना चाहिए था। आज मैंने एक्सचेंज के जो MD हैं रेड्डी साहब, उनको मैंने सवाल पूछा, और ठीक उनको मैंने 12:45 पर मैसेज किया कि ऐसी खबर है, आपका क्या रिएक्शन है। अब तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। हमने एक्सचेंज के CBO को मैसेज किया, उनसे जानना चाहा कि क्या मामला है, क्यों लॉन्च नहीं हो पाया है, तो अब तक हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इस लिहाज से ये संदेह और पैदा होता है कि ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए गए सेबी की तरफ से जिसका जवाब एक्सचेंज की तरफ से नहीं आ रहा है। आधिकारिक जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं कि ये लॉन्च नहीं होना एक बड़ी बात है। देखते हैं अब इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट होता है। तो आप कह रहे हैं कि पूरा जो ऑप्शंस का वॉल्यूम है MCX पे, उसका 85% क्रूड से आता है। एग्जैक्टली आप सोचिए कि मैं आपको बताऊं कि जो अप्रैल और जून का क्वार्टर है, उसमें 47,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहा है ऑप्शन का, अकेले क्रूड के ऑप्शन का। अकेले क्रूड का ऑप्शन इतना सिग्निफिकेंट है। हाँ। और यूजुअली कितने महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं? देखिए, जो अभी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो क्रूड फ्यूचर के, वो दिसंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक बार इसका कैलेंडर लॉन्च हो जाता है, तो कैलेंडर में ये लिखा होता है कि दिसंबर के बाद जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट आप कब लॉन्च करेंगे, उसके बाद का कॉन्ट्रैक्ट कब लॉन्च करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली 20 जुलाई को ये लॉन्च हो जाना चाहिए था। अच्छा। जो कल होना था, कल नहीं हुआ। अब इसको लेकर चर्चा हो रही कि आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या मामला है कि नहीं हुआ। और क्योंकि MCX को लेकर खबर इसलिए भी गर्म है
और बाजार में इस बात की चर्चा इसलिए भी ज्यादा होती है कि जो टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग वाला मामला था उसमें Right. काफी डिले हुआ, Correct. कई बार एक्सटेंशन दिया गया 63 मून को, Correct. तो इसलिए भी सवाल कुछ ज्यादा खड़े हो रहे हैं। और अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो। कब लॉन्च होगा ये कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि सेबी ने कुछ सवाल पूछे हैं, सेबी ने भी रोका है। जो हमारे सोर्स हैं, हमने सेबी को भी ऑफिशियली पूछा कि क्या अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है आधिकारिक तौर पर, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सेबी की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब एक्सचेंज को देना है, उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो पाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आशा करते हैं क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जैसा मृत्युंजय कह रहे हैं बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है अगर इसमें देरी हो। 85% वॉल्यूम अगर आप क्रूड के फ्यूचर्स ऑप्शन से आते हुए देख रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट है ये एमसीएक्स के लिए। शुक्रिया मृत्युंजय ये खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि ये क्या चल रहा है एमसीएक्स पर। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। कुणाल जी जरा देखें सर, एमसीएक्स का चार्ट खबर के बाद थोड़ा रिएक्ट भी कर रही है। वैसे तो थोड़ा पॉजिटिव एक्शन में रहा था इसका, बट खबर के बाद थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट सर? देखिए दीपांशु, एक बड़ा कंजेशन है इस चार्ट पर जो कि 1660 से लेकर 1700 के बीच में है, और हमने देखा है कि 3-4 बार पहले भी 1660 से 1700 के बीच में स्टॉक रुका है। तो आज भी अगर आप देखें तो 1650 के ऊपर स्टॉक टिक नहीं पाया, और इस खबर के बाद हमने इसमें एक करेक्शन आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि फिलहाल कोई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन पहले की बनी हुई है, एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें, 1600 के आसपास। 1600 के नीचे फिसलता है स्टॉक तो फिर इसमें एक अच्छा करेक्शन मुमकिन है। तो फिलहाल वेट करें, 1600 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की राय। तो ये है आपके लिए एमसीएक्स, इस पर रखिए नजर। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इसके लिए आती हुई दिख रही थी, बट एक्शन है बाजार में। थोड़ा निफ्टी अभी आपको फिसलते हुए दिख रहा है, वापस 19,800 के नीचे आए, डेज लो के आसपास ट्रेड हो रहा है। थोड़ा बैंक्स पर भी आपको पिछले कुछ मिनट में प्रेशर बनते हुए दिखा है, बट अदरवाइज ठीक ठाक मूड माहौल है। थोड़ा रिलायंस, एचयूएल एंड ऑफ कोर्स आईटी की तरफ से कमजोरी बाजार में आ रही है। अदरवाइज आपको इस समय तो होल्ड ऑन ही कर रहे हैं बाजार। बड़ी खबर आई है अभी एमसीएक्स के लिए, एचडीएफसी लाइफ के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और रिएक्शन भी आपको बाजार में इस समय बन रहा है। आइए कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमारी एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए जिस तरह से मूव आ रही है। एल&टी ऑफ कोर्स टॉप गेनर है, आज सुबह से ही बना हुआ है, 3.5% की तेजी अभी भी होल्ड कर रहा है और बायबैक की भी तैयारी में 25 तारीख को नतीजे और बायबैक दोनों आएंगे। एक बार विश्वेश जी से चार्ट चेक लेना चाहूंगा, फिर एक बार शरद जी से इस पर व्यू भी ले लेंगे। विश्वेश जी गुड आफ्टरनून सर, जरा एल&टी देखें, थोड़ा मोमेंटम में इस समय 2600 के लेवल्स के करीब आ रहा है, लाइफ हाई पर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लार्ज पैक में ये नहीं चला था। तो पिछले कुछ दिनों में हमने हमारे मोबाइल ऐप पे हमारे सब्सक्राइबर को ये एडवाइस दी थी 2400। तो एज अ डिस्क्लोजर वी हैव एडवाइस नाउ एज फार एज द व्यू इज़ कंसर्न, मुझे लगता है स्टॉक इज़ हेडिंग फॉर 2800 प्लस। कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने का व्यू रहना चाहिए यहाँ पे। बट ये अमॉन्ग द हैवी वेट्स वो स्टॉक है जो चला नहीं है, रीजनेबली वैल्यूड है और बहुत ही स्टेडी मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एक्सपायरी में 2600 के कॉल ऑप्शन पे बहुत हैवी ऊपर इंटरेस्ट है, तो जैसे ही वो ट्रैप होता है तो अगले वीक में शायद यहाँ पे हम एक्शन देख सकते हैं। तो प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर थोड़ा भी इंट्राडे में 20-25 रुपए का पुल बैक आता है तो मुझे लगता है 2800 के ओवरऑल टारगेट नेक्स्ट सीरीज के लिए एल&टी को खरीद सकते हैं हम। ओके, तो ये है आपके लिए एल&टी, इस पर रखिए नजर। शरद जी एक बार जरा आप भी राय दे दें। एल&टी आई थिंक 2019 में आखिरी बार इन्होंने बायबैक लाने की कोशिश करी थी, तब सेबी ने कुछ सवाल उठाए थे डेट को लेकर। तब इन्होंने कहा था कि एल&टी फाइनेंस ग्रुप कंपनी है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज का डेट है जरूरी नहीं कि ग्रुप लेवल पर वो रिफ्लेक्ट हो, इसलिए बायबैक होना चाहिए। इस बार बायबैक लेकर आ रहे हैं सर, कोई राय? और लाइफ हाई पर है स्टॉक, तो उस पर भी एक बार नजरिया दे दीजिए। देखिए कंपैरेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से जो कैपिटल गुड्स में स्टॉक है उनके कंपैरिजन में सस्ता है। फ्लिप साइड पे ये हो सकता है कि जो महंगे स्टॉक है वो सस्ते हो जाए तो ये फिर बराबर पे लगने लगे। बट जो हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशंस मिलती थी, मुझे लगता है उसके कंपैरिजन में एल&टी के कोर बिजनेस को भी ठीक ठाक वैल्यूएशन मिल रही। ज़्यादा बड़ा अपसाइड मेरे हिसाब से आपको एलटीआई माइंट्री या एल&टी फाइनेंस में जो री रेटिंग होगी उसकी वजह से मिलनी चाहिए। एल&टी फाइनेंस में हमारे हिसाब से पहले लेवल की री रेटिंग हो चुकी है, अगले 3-6 महीने में सेकंड लेवल भी आएगा और लगभग 30-35% वैल्यूएशन इन तीनों कंपनी से आती है, एलटीटीएस इससे, एलटीआई माइंट्री और इससे। तो एलटीआई माइंट्री और एल&टी होल्डिंग पे, फाइनेंस पे हमें लगता है ज़्यादा स्कोप है बढ़ने का और वही कंट्रीब्यूट करेंगे एल&टी में भी ग्रोथ के लिए। कोर बिजनेस एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, बट एसओटीपी अगर आप एज ऑन डेट वैल्यूएशन पे करते हैं बिना कोई बहुत बड़ा ट्रिगर देखे तो और बिना कोई अपवर्ड रिविजन देखे तो मुझे लगता है एल&टी लगभग फुल्ली वैल्यूड है। आज बायबैक की न्यूज़ आई है तो थोड़ा यूफोरिया रहेगा,
बट ऐसे अगर आप सिंपली वैल्यूएशन वाइज देखें तो मुझे लगता है फुल्ली वैल्यूड है। आगे चल के कितना ग्रोथ आ पाता है कोर बिजनेस में और ये दोनों कंपनीज कितनी रीरेट होती है, LTI माइंट्री और L&T फाइनेंस, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिगर वहीं से आएगा। तो अगर आपको प्योरली प्ले करना है तो मुझे लगता है LTI माइंट्री और L&T फाइनेंस में आपको ज़्यादा बढ़िया कैपिटल गेन्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली यहाँ भी ट्रिकल डाउन होगा। तो L&T से ज़्यादा मुझे लगता है बेटर है कि आप LTI माइंट्री या L&T फाइनेंस पे बेट करें। LTI माइंट्री या L&T फाइनेंस पर बेट करें L&T के मुकाबले। बट रखते हैं नजर, और ये डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। बायबैक की तैयारी में है L&T। ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर के सौदे होते हुए दिख रहे हैं बंधन बैंक पर। इसको भी अपने रिडार पर रखें। 0.25% ऊपर इस समय स्टॉक थोड़ा ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अभी एक स्पाइक भी आया क्योंकि बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है बंधन बैंक में। तो रिडार पर रखें इस स्टॉक पर, थोड़ा एक्शन इस पर बन भी रहा है। एक बार वागले साहब से जरा चार्ट चेक भी ले लिया जाए। वागले साहब गुड आफ्टरनून सर। एक बार जरा बंधन बैंक देखें। अभी इस बड़ी ब्लॉक डील पर स्टॉक पर थोड़ा रिएक्शन भी आते हुए दिख रहा है। वागले साहब सवाल आपके लिए था सर, बंधन बैंक पर जरा एक बार देखें। दीपांशु, काफी गिरावट के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक इसको मैं कहूंगा। जब तक ये 220 के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज नहीं होता और सस्टेन नहीं करता उसके ऊपर मुझे बाय नहीं करना है। तो ये 4-5 रुपए की जो बाउंस है मुझे नहीं लगता है सस्टेन होगी। हाँ, 220-222 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड होने लगा तो मैं 235, 233, 235 तक की मैं बात करूंगा। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक। बड़ी डील हुई है। आई डोंट नो किसी फंड की तरफ से कुछ एक्शन हुआ है अदरवाइज, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स के सौदे होते दिखे। रेडार पर रखिए इस काउंटर को। आइए, कुछ कॉल्स भी हैं तैयार और कतार में सबसे आगे हैं सुमित जी बिगुल। सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक सेल कॉल मेरे रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 95 का 95.10 का अभी भाव चल रहा है स्टॉक का फ्यूचर्स में। स्टॉक का नाम है भेल, BHEL। भेल के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो ब्रेक हो रहा है, परसों का लो जस्ट अभी ब्रेक करने को तैयार है। मेरे को लग रहा है कि भेल के अंदर यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 2-3 दिनों के अंदर 5 से 7 रुपए का फॉल भेल में देखने को मिल सकता है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बिकवाली करें। 97.50 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 97 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के भेल में यहाँ पे बिकवाली करें। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, 92 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 90 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों के लिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें 97 के स्टॉप लॉस से 92 और 90 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए BHEL भेल। इस पर रखनी है आपको नजर। वागले साहब के लिए एक बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, कोरोमंडल बाय करना है 983, 984 के करंट भाव से। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 977 का। मुझे लगता है ये 1000 के पार निकलने के लिए तैयार है। मेरा पहला टारगेट 1005 का होगा। सो 1005, 1010 तक की मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 977 का होना चाहिए। तो ये है आपके लिए कोरोमंडल, जहां पर आप एक अच्छे मूव देख रहे हैं। डेज हाई पर काउंटर ट्रेड कर रहे हैं। रखिए नजर, थोड़ा रोटेशन बाजार में है और ये स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है उसमें। आइए एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, देखिए जो मेरी ओर से स्टॉक है वो ऑप्शन में ट्रेड है, लेकिन फ्यूचर में भी ले सकते हैं। लास्ट वीक को हम अप्रोच कर रहे हैं तो ऑप्शंस रिलेटिवली चीपर होते हैं। स्टॉक का नाम है हीरो मोटर और स्ट्राइक है 3100 का हीरो मोटर का कॉल ऑप्शन मिल रहा है 28-29 रुपीज़ के आसपास। और अगर आपने इस स्टॉक को ऑब्जर्व किया होगा तो फर्स्ट हाफ में सारे ऑटोज बहुत ब्यूटीफुली चले थे। अब उसके बाद में हीरो एज अ पर्टिकुलर थोड़ा सा पुल बैक लिया था और अब मुझे ऐसा लग रहा है वो पुल बैक डन हो चुका है। मार्केट थोड़ा सा सॉफ्टर है बट ओवरऑल तो स्ट्रांग है। तो हीरो अगर लास्ट 12 दिन का कंसोलिडेशन निकालता है तो मुझे लगता है हीरो इज हेडिंग फॉर 3200 प्लस। सो उस सूरत में जो टारगेट है कॉल ऑप्शन के ऊपर वो 50 रुपीज़ का इनिशियली होगा। इनफैक्ट हमारे बात करते करते 28 वाला 35 हो गया। मुझे लगता है स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा आपको कूल ऑफ का वेट करना चाहिए। अगर थोड़ा कूल ऑफ आता है तो इसको वेट करिए 30 और 28 के आसपास। 21 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट ही मेरा 50 रुपीज़ के आसपास है और अगर वहाँ जाता है तो हम रिव्यू ले सकते हैं
मंडे में हमारा मॉर्निंग शो है। तो मुझे ओवरऑल ऑटोज अच्छा लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है या थोड़ा पुल बैक आ सकता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेश एंट्री करने के लिए। सो फॉर नाउ हीरो मोटो 3100 कॉल फॉर द टारगेट ऑफ 50 रुपीज़। 3100 का कॉल खरीदे हीरो मोटो, ये है आपके लिए राय इस समय विश्वेश जी की तरफ से। इस पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो चलिए, ऑटो, फर्टिलाइजर, ये दो सेक्टर्स हैं जहां पर आपको थोड़ा रोटेशन आते हुए दिखेगा। बट एक स्टॉक जहां पर जबरदस्त मूव आई है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज सुबह इसकी बात कर ही रहे थे, अनिल जी ने भी टारगेट्स दिए थे स्टॉक ऑफ द डे में, सारे टारगेट्स हिट आ गए। डिप आया था, डिप पर खरीदारी का मौका भी मिला था और उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त स्पाइक भी आया। एक बार बंसल जी से पूछ लेते हैं क्या करना है इसमें। बंसल जी, बड़ा मूव आ चुका है आज के लिए, टेक्निकली अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं, अगर पोजीशन ली हुई है तो क्या करें सर? एक बार अपडेट दे दें यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए सर। देखिए, स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, तो पहली बात तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट, और जिनके पास नहीं है दीपांशु, उनको खरीदना चाहिए। ब्लू स्काई जोन खुले नीले आकाश में है और यहाँ से भी 25 से 40% का इजाफा देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आप 12 से 15 महीने का नजरिया बनाएं तो निवेश के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। ओवरवेट खरीदारी की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। इसको मैं और कुणाल जी निचले स्तरों से 870 880 से रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं, तो इन स्तरों पर भी खरीदना चाहिए और मिस नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। मिस मत करिए, बड़े लेवल से और आगे आ सकते हैं और अनिल जी तो कह रहे हैं मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी ये काउंटर बन सकता है अगर आगे की परफॉर्मेंस इन्होंने मेंटेन करी तो। बट निफ्टी में दबाव है और एक दबाव की वजह है आईटी, बट दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट दबाव की वजह है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां पर बड़ी गिरावट आ गई, 3.5% नीचे है। आइए, आज शाम को इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, नंबर से पहले स्टॉक थोड़ी गेन्स गिव अप कर रहा है। जरा समस्या वरुण के साथ क्या कुछ आ सकता है नंबर्स में, खास क्या है बाजार का अनुमान? वरुण बताइए। रिलायंस तो दीप सही रिफ्लेक्ट कर रहा है नंबर्स, ये स्टॉक प्राइस, क्योंकि नंबर्स कमजोर आने वाले हैं। हमने कल भी बताया था यहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल खासकर मार्जिन्स और मुनाफा है वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिलेगी। हमारा आय, रेवेन्यूज और एबिटा में 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन्स अगर आप देखेंगे 18% से गिर के 17.1% के आसपास आएंगे और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 12.25% के आसपास की 12.5% के आसपास की गिरावट होगी। 16,900 पे ये आ सकता है 19,300 से गिर के। अब ये क्यों है उसको समझिए। जैसा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो O2C कारोबार है, यानी कि ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है, वहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा। ओवरऑल GRMs अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर GRMs में पिछले क्वार्टर में 50% के आसपास की गिरावट हुई है। तो जाहिर सी बात है इंडियन अपस्ट्रीम कंपनीज पे भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा और यहाँ पे कंपनी के GRM गिर सकते हैं। रिटेल और टेलीकॉम कारोबार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी, फुटफॉल्स अच्छे हैं। इसके लिए रिटेल में एबिटा जो है 20 से 25% बढ़ सकता है। जियो का एबिटा फ्लैट रहेगा, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि जियो के आरपूज में आपको थोड़ी बहुत गिरावट शायद देखने मिले, तो आरपूज पे नजर होगी जियो की। रिटेल अच्छा करेगा, ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहां से सबसे ज्यादा प्रेशर आने वाला है, जिसके कारण ओवरऑल नतीजे थोड़े कमजोर रह सकते हैं। तो कमजोर नतीजे रह सकते हैं। एक बार शरद जी से भी राय ली जाए। शरद जी, रिलायंस कल हमने देखा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एडजस्टमेंट भी हो गया, उसके बाद स्टॉक थोड़ा एक्शन में था, बट आज बड़ी गिरावट आ गई है सर। क्या आउटलुक है रिलायंस के लिए, नतीजों के लिए कुछ खास जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए, नतीजों में से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। ऑयल टू केमिकल में जैसा भी वरुण भी बोल रहे थे कि स्लो डाउन ही एक्सपेक्टेड है, तो बाकी बिजनेसेस में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आ सकते हैं, चाहे आपका जियो हो। और मेनली जो चीज़ हम ट्रैक कर रहे हैं वो ये है कि अब जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड फॉरवर्ड आउटलुक क्या बोलते हैं। और एक बेसिक चीज़ है कि बाजार में जियो फाइनेंशियल की कोई वैल्यूएशन SOTP में ली हुई नहीं थी। अब जियो फाइनेंशियल निकलने के बाद भी हमारी फेयर वैल्यू स्टॉक में 3,000-3,100 के आसपास की आती है लॉन्ग टर्म में। तो मुझे लगता है साल सवा साल में अगर फ्रंटलाइन स्टॉक में आपको यहाँ से कितना 500-600 रुपए की अपसाइड बन रही है तो डिसेंट बेटा इन वैल्यूएशंस पे। क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की भी मुझे नहीं लगता कि गुंजाइश रहेगी। और अगर जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड और फ्यूचर जो रिटेल वाले पोर्शन है उसको लेके वो क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। ओके, रिलायंस फोकस करते हैं कैसे नंबर्स आएंगे, बट आज बाजार की गिरावट में एक बड़ा योगदान रिलायंस की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है। स्टॉक भी थोड़ा कमजोर है, देखते हैं थ्रू द डे और कैसा एक्शन इस पर बनेगा। अभी तो कमजोरी बनी हुई है। थोड़े मूवमेंट कुछ और स्पेसेस में आपको आते हुए दिख रहा है। अशोक लेलैंड ये नंबर्स के बाद काफी एक्टिव हुआ है,
इस स्टॉक में भी अच्छी खरीदारी आई है। आज सुबह इस काउंटर के बारे में हम बात कर रहे थे, रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा था। सुमित जी, नंबर्स के बाद और एक अच्छा उछाल आया है अशोक लेलैंड में, 180 प्लस के टारगेट्स भी अब आ गए हैं। आई थिंक आशु जी ने भी रिसेंटली इसकी बात करी थी। क्या करना है सर अब अशोक लेलैंड पर, जरा बताइए। होल्ड करें दीपांशु, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। नीचे में 174 175 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। 180 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने पे 190 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में अशोक लेलैंड में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, डेली चार्ट वीकली चार्ट दोनों पे अच्छा दिख रहा है। स्टॉक यहां से अभी और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें 190 और आने वाले समय में 200 रुपए तक के लेवल भी अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करके चलें। होल्ड करके चलें अशोक लेलैंड, ये एक काउंटर है इंटरेस्टिंग। शरद जी, कोई राय? अशोक लेलैंड पर नंबर्स काफी अच्छे रहे सर, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन था उसको भी अच्छी तरह से बीट किया। देखिए, सारी चीज़ें इनके फेवर में प्ले कर रही हैं एज ऑन डेट। हमें लगता है सीवी साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जीएसटी की वजह से जो एक सरप्लस क्रिएट हुआ था वो एब्जॉर्ब हो गया है, और अब जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लॉजिस्टिक्स में जिस तरीके से सरकार की भी नीतियां हैं, रोड्स वगैरह में जैसी इंप्रूवमेंट हो रही है, और जो ई कॉमर्स वगैरह की वजह से वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट एडिशनल आ रही है, तो हमें लगता है सीवी की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अर्बन ट्रांसपोर्ट में भी हमें लगता है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे भी सीवी की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स में भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो अशोक लेलैंड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो ये नई लॉन्चेस करेंगे उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। रॉ मटेरियल प्रेशर कम है, चिप्स की अवेलेबिलिटी का ऐसा कोई इशू अब है नहीं, तो हमें लगता है काफ़ी ब्राइट स्पॉट में है। हमारे लक्ष्य करीब ऐसे ही 190-95 के ही हैं स्टॉक में अभी तो 1-1.5 साल में, तो हमें भी लगता है ये डिसेंट रहना चाहिए पूरी स्पेस। डिसेंट रहनी चाहिए पूरी स्पेस। अशोक लेलैंड स्टॉक एक्शन में भी 3.5% की बढ़िया तेजी है। 2:30 बज चुके हैं, सेठी साहब भी जुड़ने की तैयारी में है। सेठी साहब जुड़े उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एचडीएफसी लाइफ बेचना है, बड़ा वाला ब्रेकडाउन आया है। 642.43 का करंट भाव है। 650 का एक मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है कम से कम ये 630 तक तो जाना चाहिए। 630 अगर होल्ड नहीं किया तो 620 का इसका अगला टारगेट होगा। 620-615, तो उसके लिए प्ले करें। अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है। आपका स्टॉप लॉस 650 के ऊपर होना चाहिए। 650 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचिए एचडीएफसी लाइफ को। अभी अभी इस पे फ्रेश वीकनेस आ रही है और शार्प गिरावट आती हुई दिखी है। आई थिंक बाजार को जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वो जो आंकड़ा आया है उससे बाजार आपको कम गिरते हुए दिखा है। जो वीएनजी रेशियो है, वीएनबी रेशियो है, वो थोड़ा गिर कर आया है। आई थिंक वहां से बाजार थोड़ा और डिसअपॉइंटेड हुआ है इस काउंटर के लिए, तो थोड़ी कमजोरी वहां से आपको आती हुई दिख रही है। अदरवाइज बाकी आंकड़े तो ठीक थे। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ने डिसअपॉइंट किया है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं एचडीएफसी लाइफ इस समय आपको फिसलते हुए दिख रहा है। सडन क्रैक आया है, डेज लो पर काउंटर ट्रेड करेगा। आइए, सेठी साहब है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब। थोड़ा इंडेक्स लेवल पर करेक्शन है बट स्टॉक्स में एक्शन है। स्मॉल कैप इंडेक्स स्पेशली आज बढ़िया तेजी दिखा रहा है। बताएं सर, आपकी कहां पर है नजर आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल दीपांशु, जो निफ्टी के लेवल्स पे जरूर एक अच्छी गिरावट है, वो भी बिकॉज इन्फोसिस ने डिसअपॉइंट किया तो उसमें एक भारी गिरावट है और उसके कारण बाकी के जो आईटी स्टॉक्स है उसमें गिरावट है। फिर रिलायंस का प्रेशर है, तो इन वजह से। बट स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में तो एक बहुत ही अच्छी दमदार तेजी देखी जा रही है और उसी सेगमेंट से दो स्टॉक है जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज। ये एक एक्सप्लोसिव्स बनाने वाली भारत की एक लीडिंग कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर को भी कैटर करती है। मेनली प्रोपेलेंट्स बनाती है फॉर मिसाइल्स, रॉकेट्स, वॉरहेड्स, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो अभी चंद्रयान गया है उसमें भी इनका योगदान रहा होगा। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है क्लोज टू 3000 करोड़, और इन्होंने हाल ही में एक राजस्थान एक्सप्लोसिव्स केमिकल्स लिमिटेड करके एक कंपनी का एक्विजिशन भी किया है, जिसके थ्रू ये नॉर्थ इंडिया को कैटर करेंगे। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मार्च तिमाही में 220 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 175 करोड़ का पैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 27%। एफआईज डीएस भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 21% हिस्सेदारी है, जिसमें
फिडेलिटी है, वेंगार्ड है, SBI, कोटक, HDFC वगैरह है। और दीपांशु, ये स्टॉक इसलिए भी पसंद आ रहा बिकॉज हाल ही में हमने देखा लास्ट वीक प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स जो इसी तरह की थोड़ी छोटी साइज की कंपनी है, उसने अपने नतीजे पेश किए, नतीजे तोड़फोड़ थे और उसके बाद स्टॉक ने जबरदस्त परफॉर्म किया। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 3900 शॉर्ट टर्म टारगेट और 3680 का स्टॉप लॉस रखना है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स यहाँ पर रखिए नजर। रिसेंटली कुछ खबरें भी हुई थी, थोड़ा फंड एक्शन भी होता है इस काउंटर में, वहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है, तो इस पर आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। सर साहब, सोलार इंडस्ट्रीज बोला था प्रीमियर एक्सप्लोसिव, एक बार आई थिंक मैंने रॉन्ग सुन लिया सर। इंडस्ट्रीज किया है, बट ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के नतीजे के बारे में भी बात की थी मैंने कि उसके नतीजे ऑलरेडी आ गए हैं और बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हुए मुझे लगता है सोलार इंडस्ट्रीज के भी इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे और एक बेहतरीन क्वालिटी की डिफेंस सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। गॉट इट सर, गॉट इट। थोड़ा मेरी तरफ से कंफ्यूजन हो गया था। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दीपांशु, आज का दूसरा स्टॉक है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग, जो स्टॉक अभी 695 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 725, स्टॉप लॉस रखता है 685। ISGEC का पूरा नाम है इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये एक इंजीनियरिंग कंपनी तो है ही है, साथ में इनके शुगर का भी अच्छा खासा कारोबार है और इंजीनियरिंग में ये मेनली टर्नकी प्रोजेक्ट सेटअप करती है फॉर शुगर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, फिर डिफेंस सेक्टर में काम करती है, डिस्टिलरीज लगाती है और इनका कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज फ्रॉम इटली, जापान, फिनलैंड, US, कनाडा, इन सब के साथ जेवी भी है और कंपनी की एक सब्सिडियरी है सरस्वती शुगर मिल्स, नोएडा में है, जिसके थ्रू ये शुगर और एथेनॉल भी बनाते हैं। तो उस सेगमेंट में भी इनका अच्छा खासा फोकस है। फिर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और इस तरह की जो इंजीनियरिंग वाली छोटी साइज की कंपनियां हैं बहुत अच्छा कर रही है। हाल ही में मैंने AIA इंजीनियरिंग रिकमेंड किया है, फिर पिट्टी इंजीनियरिंग रिकमेंड किया, अनूप इंजीनियरिंग, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। इसको भी मैंने निचले लेवल्स पे भी कई बार रिकमेंड किया हुआ है, तो खरीदारी करने की सलाह है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 725, स्टॉप लॉस ऑफ 685। 725 का टारगेट, 685 का स्टॉप लॉस। आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग खरीदारी करें और सोलार इंडस्ट्रीज 3900 के टारगेट के लिए यहां पर भी करनी है खरीदारी। शुक्रिया सिरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अल्ट्राटेक जिसके अभी नंबर्स आए थे, इंटरेस्टिंग कुछ चीजें अरमान ने नंबर्स में निकाली हैं। आगे की जो गाइडेंस है, प्रोजेक्शन है, उस पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है, एक बार समझ लेते हैं। अरमान, इनिशियली स्टॉक पर बड़ा रिएक्शन आया, आई थिंक जो आगे का आउटलुक है वो तो सबको पसंद आया, बट नंबर्स में क्या कुछ खास है, आगे के बारे में क्या कर रहा है, जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल, इनकी जो प्रेस रिलीज और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें जो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे हमने वॉल्यूम ग्रोथ की बात तो हमने कही थी, पर आप वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने ये बताया है कि आप भले किसी भी जगह का अगर आप देख लीजिए, आप पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, मतलब सभी में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी जहां जहां एरिया में है वहां पे सभी जगह पे इनको वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे वॉल्यूम ग्रोथ आई है। दूसरी बात, आप ग्रे सीमेंट में देखिए, क्लिंकर में देख लीजिए या व्हाइट सीमेंट में देखिए, यहां पर भी आपको दिखेगा सभी जगह पे यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ जो है इनको आती हुई दिखी है। कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन 83% से बढ़कर 89% का होता हुआ दिखा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब उनके रिजल्ट्स में आप सबसे नीचे प्रेस रिलीज में देख रहे हैं तो वहां पे कुछ 3-4 लाइंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो ये चीज बोल रहे हैं कि आने वाले समय में और जो अभी जो डिमांड है वो सभी सेक्टर से उनको डिमांड जो है वो काफी मजबूत लग रही है। उसी के साथ साथ जो प्री इलेक्शन के चलते जो डिमांड ऑलरेडी मुझे मजबूत लग रही है, उससे और ज्यादा जो है उनको सहारा मिलता हुआ दिखेगा। तो वो डिमांड को लेके ये FY24 के लिए काफी जो है पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, जो प्रेस रिलीज से समझ में आता हुआ रहा है। और जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो कैपेक्स की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला है कि वो जो नेक्स्ट फेज का जो ग्रोथ का जो कैपेक्स कर रहे हैं वो भी पूरा फुल स्विंग में चल रहा है। बिल्कुल, तो डिमांड के लिए वो आउटलुक जो दे रहे हैं वो काफी बढ़िया दे रहे हैं और सभी जगह से वॉल्यूम्स का बोल रहे हैं कि डिमांड काफी मजबूत आ सकती है। तो नंबर्स ठीक है इनके, बिल्कुल, बट आगे का आउटलुक दमदार। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग वो भी है कि वॉल्यूम ग्रोथ किसी एक सेगमेंट से नहीं आई है, सब जगह में वॉल्यूम ग्रोथ होती आई है और सब एरिया से आई है, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से। कोई एक ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसने आउट परफॉर्म करा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली। तो ओवरऑल सभी जगह डिमांड बढ़िया आ रही है। और दालमिया भारत के बाद जो एक टेंशन हुई थी शायद ये पूरे सेक्टर को नेगेटिव ना करे, बिल्कुल वो इसने रिवर्स कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने, आप देखें तो उन्होंने डिमांड पे, इस चीज का आउटलुक पे ये चीज उन्होंने कुछ नहीं बोला था। ऐसा कुछ कहीं प्रेस रिलीज में कहीं ऐसा लिखा हो कि नहीं हम डिमांड को बहुत बढ़िया लग रही है, पर एक जब दिग्गज कंपनी देती है तो आपको एक वापस वो कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखता है। तो चलिए, सेक्टर लीडर की तरफ से तो आउटलुक अच्छा है, बट जैसा शरद जी कह रहे थे थोड़ा वैल्यूएशंस पर एक्सपेंसिव लगता है, बाकी सीमेंट स्टॉक्स में बेटर विकल्प है, बट नॉनदलेस आउटलुक एक अच्छा शेयर करते हुए दिख रही है आपके लिए अल्ट्राटेक।
नंबर्स आ रहे हैं रामकृष्ण फोर्जिंग्स के, आरके फोर्जिंग, इस पर रखिए नजर। कुणाल जी एक बार चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। 1.5% नीचे इस समय स्टॉक। आय 700 करोड़ से बढ़कर 892 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। तो रेवेन्यू में तो अच्छा उछाल देखा है। मुनाफा 51 करोड़ से बढ़कर 78.5 करोड़ का आते हुए दिखा है। तो मुनाफे में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है। आई थिंक ऑलमोस्ट 50% मुनाफा इनका बढ़कर आया है। रेवेन्यू ग्रोथ भी इनकी रही है, लगभग 200 करोड़ रेवेन्यू भी इनका बढ़कर आया है। तो हेल्दी ग्रोथ ट्रेंड दिख रहा है। जहां तक सवाल है आपके लिए आरके फोर्जिंग्स का, करीब 35% आय बढ़कर आई है, 50% इनका मुनाफा बढ़कर आया है। देखना पड़ेगा ऑपरेशनली कैसी परफॉर्मेंस रही है। एबिटा और मार्जिन जो इसके हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही इस समय आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा रही हैं आरके फोर्जिंग के लिए। ऑपरेशनल नंबर्स आए तब तक कुणाल जी जरा एक बार चार्ट देखें सर आरके फोर्जिंग। देखिए बहुत दमदार चार्ट है दीपांशु। स्टॉक लगातार बाजार को परफॉर्म कर रहा है और बहुत अरसे से कर रहा है। इसमें हमने एक स्ट्रेट रन देखा है और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें स्टीम बाकी है। तो जिनके पास पोजीशन है उनको तो पहले अव्वल बने ही रहना चाहिए और नई खरीदारी के लिए किसी डिप का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि 465 के एक रिवाइज स्टॉप लॉस से जिनके पास लॉन्ग्स हैं होल्ड करने की राय। ओके, तो यह है आपके लिए आरके फोर्जिंग, जहां पर रखनी है आपको नजर। कामकाजी मुनाफा भी बढ़िया ग्रोथ का ट्रेंड दिखा रहा है। 150 करोड़ से कामकाजी मुनाफा बढ़कर आपका 192 करोड़ का आते हुए दिखा है। तो ऑपरेशनली भी बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। मार्जिन इनके स्टेबल रहे हैं, मार्जिन नहीं बढ़ा है ज्यादा, पर टॉप लाइन, बॉटम लाइन और एबिटा यहां पर आपको अच्छी ग्रोथ दिखी है आरके फोर्जिंग के लिए। इस पर रखनी है आपको नजर। आइए सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल आ रहा है, सुमित का सुपरहिट। मुझे बताएं सर। दीपांशु, शुगर स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। शुगर स्टॉक्स एक बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है, ये मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है। अभी 94 का भाव चल रहा है। 94 का मतलब 94 का अभी भाव चल रहा है। 94.10 स्टॉक का नाम है द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश शुगर के अंदर मोमेंटम बना है। स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है और अब की बारी ये 3 डिजिट ऊपर में टच करना ही चाहिए और 100 के लेवल के ऊपर ये जाना चाहिए। द्वारिकेश शुगर के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक एक अच्छे खासे साइडवेज मूव के बाद नीचे में एक अच्छे खासा सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक के संकेत दे रहा है। 89 और 90 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 90 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के द्वारिकेश शुगर में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 99 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 102 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट इसके और ऊपर के बनेंगे। फिलहाल 90 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 99 से 102 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए द्वारिकेश 99 और 102 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। रिसेंटली शुगर स्टॉक्स में आपको रोटेशन दिखा है। कल भी सारे शुगर स्टॉक्स आपको बढ़िया मूव दिखा रहे थे और आज भी अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं। आइए नतीजों की बात करते हैं। एक और ट्रेडर्स फेवरेट, बाजार का फेवरेट डीएलएफ, इसके आने वाले हैं नंबर्स। आइए जानते हैं अरमान के साथ कैसे रहेंगे नंबर्स। अरमान, जितने भी रियल एस्टेट के अपडेट्स आए थे Q1 के, वो तो जबरदस्त रहे थे। बिल्कुल। नंबर्स अब बताइए कैसे रहेंगे। बिल्कुल, एक तो रियल एस्टेट में देखिए जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो मुनाफा है, मुनाफा आपको ज़्यादातर दिखेगा कि यहाँ पर काफ़ी वेरिएशंस आते हुए दिखता है। हालांकि अगर आप आय की बात करें तो आय में लगभग 18% के आसपास की आपको ग्रोथ दिख सकती है। कामकाजी मुनाफा वहाँ पर भी लगभग 17% के आसपास की आपको ग्रोथ दिख सकती है और मार्जिन्स लगभग सस्टेन रहने का अनुमान है, जहाँ पर रहेंगे उसी के आसपास आ सकते हैं। और पर मुनाफा अगर आप देखें, मुनाफा ओवरऑल लगभग 9% के आसपास बढ़ेगा। पर अगर आप कामकाजी मुनाफा 484 करोड़ का और मुनाफा लगभग 500 करोड़ के आसपास है, उसका रीजन ये है क्योंकि आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट और वहां पर जो एसोसिएट से जो इनको इनकम आती है, वहां पर इनको अच्छी खासी ग्रोथ दिख सकती है। लगभग 284 करोड़ के आसपास की जो है इस बार आ सकती है, जो पहले 211 करोड़ की थी। अब गुरुग्राम हाउसिंग मार्केट की बात करें तो वहां पर जहां पर भी जितनी रिपोर्ट्स है वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि वहां पर जो ग्रोथ है वो लगातार जो पहले थी वो मजबूत डिमांड अभी भी आपको दिख रही है। इसी कारण आपको दिखेगा कि हो सकता है कि इनके जो आय है वहां पर भी आ सके। और जो बुकिंग्स के आंकड़े हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस हिसाब से आते हुए दिखते हैं। और जो Q1 की अगर आप देखें जो नई बुकिंग है उसका माना जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास जो है वो बुकिंग रहने का अनुमान है। और इसी के चलते अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है वहां पर वो तो मेंटेन रहेगी, पर इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि आने वाली जो बुकिंग्स हैं वो किस हिसाब से आती है और जो नए प्रोजेक्ट्स का अपडेट वो क्या देते हुए दिखते हैं। ये है आपके लिए डीएलएफ। शरद जी, कोई राय डीएलएफ पर? रियल एस्टेट सेक्टर मोमेंटम में रहा है, सेल्स मोमेंटम इनका बढ़िया रहा है, नंबर्स कैसे रहेंगे सर इसके? और नंबर्स अच्छे रहने चाहिए हमारे हिसाब से भी। पैट में लगभग पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हो सकता है थोड़ा सा कम आए, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर,
ईयर ऑन ईयर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 19-20% ग्रोथ रहेगी, तो 562 करोड़ जैसा आपका पैट रह सकता है। और टॉप लाइन में लगभग स्टैटिक से नंबर रहेंगे। EBITDA लेवल पे हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 408 करोड़ के आसपास। और नंबर्स के हिसाब से मुझे लगता है रियल एस्टेट में पूरी स्पेस में नंबर्स अच्छी आने चाहिए, और आने वाले साल 1.5 साल में हम कोई स्लो डाउन भी विजुअलाइज नहीं कर रहे। टॉप पिक हमारी गोदरेज प्रॉपर्टीज है। तो टॉप पिक है स्पेस में DLF। रखिए नजर, हमारे तो एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी काफी समय से रही ही है। बंसल जी एक राय दे दें सर DLF के चार्ट पर एग्जैक्टली 500 के लेवल पर इस समय। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है DLF का, और अगर आप देखें तो हाइस पर ही खड़ा हुआ है, अपने 52 वीक हाइस पे खड़ा हुआ है। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पिविट को दीपांशु 450 के इंपॉर्टेंट पिविट को तोड़ के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और स्टॉक का अगर आप पहला टारगेट देखें पोजिशनल बाय एंड होल्ड में, तो 700 रुपए का टारगेट बैठता है DLF में। तो जिनके पास है बना रहे, और हल्की फुल्की करेक्शन आती है 10-15 रुपए की कभी करेक्शन आ जाए, तो उस करेक्शन में DLF के अंदर डिलीवरी में बाइंग की राय होगी। ओके, तो यह आपके लिए DLF डिलीवरी लेकर रखिए, करेक्शन आने पर खरीदारी करिए, डिलीवरी लेकर एंजॉय करिए। ये है आपके लिए काउंटर इस समय। थोड़ी देर में पिक ऑफ द डे भी आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। आइए उससे पहले सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ हैं तैयार SBI सिक्योरिटी से। सर स्वागत है आपका शो में। बाजार में भी एक्शन दोनों तरफ का इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहा है इस समय। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक पर आपसे राय लेनी है और वो है PVR। जरा इसका चार्ट देखें, आज जबरदस्त मूव आई है। 2 मूवीज रिलीज हो रही हैं, इंग्लिश मूवीज है दोनों, पर बढ़िया एक्साइटमेंट है, बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। चार्ट्स क्या कहती हैं सर PVR की 1500 के ऊपर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। चार्ट का एक्सेस तो मेरे पास है नहीं अभी सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली अगर मैं PVR के फंडामेंटल की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि एक मूवी पाइपलाइन कहीं ना कहीं ड्राई अप हुई थी, अच्छी मूवीज की कमी थी, और ये कहीं ना कहीं CD एस्टिमेट कर रहा है कि जो मूवी रिलीज होने वाली है, इसके चलते हुए एक अच्छा कलेक्शन होगा, और उसी के चलते स्टॉक में एक मोमेंटम भी देखने मिल रहा है। इनके ये नंबर डिलीवर करती है मूवी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो इसमें एक अपमूव हमें डेफिनेटली देखने मिल सकता है। तो PVR पर रखिए नजर, बढ़िया एक्शन आ रहा है, और जैसे सर ने कहा फंडामेंटल्स भी इसके काफी मजबूत हैं। आगे अच्छा एक्शन ये काउंटर आपको दिखा सकता है। 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है PVR। एक्साइटमेंट क्यों बना हुआ है इसमें, आइए जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, कोई बड़ी बॉलीवुड तो रिलीज आ नहीं रही है, पिछले हफ्ते भी इंग्लिश मूवी रिलीज हुई थी, इस हफ्ते भी इंग्लिश मूवीज आ रही है, बट इतना एक्साइटमेंट है इसमें? बहुत ज्यादा। हैशटैग जो है बार्बी हाइमर, वो भी काफी ट्रेंडिंग है। और अब तो दौड़ लगाई हुई है कि बार्बी ज्यादा चलेगी या ओपनहाइमर ज्यादा चलेगी, उनकी रेस फिलहाल चल रही है। तो मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। अगर आज ये दोनों रिलीज हुई हो, दोनों की जो एडवांस बुकिंग की हमने बात भी की थी 2 दिन पहले, तब भी हमने देखा था कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स। और आज भी जो बुकिंग के अभी भी जो कलेक्शन के नंबर्स आ रहे हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। दोनों मूवीज के दमदार कलेक्शन की उम्मीद है, चाहे वो इंडिया में हो या US में, दोनों जगह पे आपको अच्छा कलेक्शन ये दोनों मूवीज करके दे सकते हैं। ओपनहाइमर की बात करें तो 3 लाख और बार्बी के 54,000 टिकट की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इनफैक्ट जो पहला दिन आज चल रहा है, इसकी सारी टिकट्स अब तक दिखाई दे रही है कि सोल्ड आउट है, और 8% लोग ऐसे जो दोनों मूवी देखने के लिए आज जाने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे सामने है। इनफैक्ट फर्स्ट डे लगभग पूरा बिक चुका है, और मुंबई में भी उस दिन हम बात कर रहे थे कि जो शोज है वो 3:30 बजे से शुरू हो चुके हैं, और जो टिकट प्राइसेस है वो 2450 तक जाती हुई दिखी। इनफैक्ट बार्बेहाइमर का फर्स्ट डे कलेक्शन, दोनों मूवीज का फर्स्ट डे कलेक्शन अभी सामने आया है, वो अमाउंट अभी 15 से 20 करोड़ दिख रहा है। और अनुमान ये है कि ये भी 100 करोड़ के पैकेज में चली जाएगी, उस कैटेगरी में चली जाएंगी ये मूवीज। तो काफी एक्सपेक्टेशन है, काफी एक्साइटमेंट है, और बुकिंग्स तो दमदार फिलहाल नजर आ रही है। दोनों ही चीज पॉजिटिव है, चाहे आप ये मूवी देखें या फिर ओपनहाइमर देखें या बार्बी देखें, PVR के लिए तो फायदा ही है। आपने बुक कर ली? मैंने बुक नहीं करी है टिकट, क्योंकि आज मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वीकेंड शायद वेदर अच्छा होगा तो मे बी। बिल्कुल, और हमारे इन हाउस मूवी एक्सपर्ट बंसल जी भी हैं हमारे साथ। बंसल जी, बार्बी की बुक करी, ओपनहाइमर की बुक करी है, या फिर दोनों की टिकट्स बुक करी है? क्योंकि काफी सारे लोग आई थिंक नुपुर बैक टू बैक शोज भी बुक कर रहे हैं। 8% लोग ऐसे जो दोनों मूवीज देखने वाले हैं एक ही दिन में। एक ही दिन में। बंसल जी, क्या आप भी उस 8% में है सर? नहीं, बिल्कुल 8% पे हूँ ना, तो लेकिन बैक टू बैक नहीं है और ना ही सेम डे है। दीपांशु, इस मजबूत कंधों पे बहुत जिम्मेवारियां हैं। एक दिन में 2 मूवी नहीं देख सकता, बट एक दिन के अंतराल पे देख रहा हूँ। एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बार्बी को कंफ्यूज मत करें मेरे मित्र कुणाल जी की, उनके बेटे के, मतलब कि वो बार्बी डॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है।
एक मास्टरपीस है, मतलब कि वो बच्चों वाली नहीं है मूवी, मतलब कि अच्छी मूवी है। कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो दोनों मूवीज की टिकट्स बुकड है मेरी, एक दिन के अंतराल में। कुणाल जी, आप भी लेकर जा रहे हैं फैमिली को? नहीं दीपांशु, देखिए मेरा तो मैं बंसल जी के न्योते का इंतजार कर रहा था। इन्होंने अकेले अकेले बुक करा लिए हैं, मुझे इन्होंने इनवाइट नहीं किया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ ये शायद अब ये सुनकर इनवाइट कर लें तो मैं भी दिखाऊंगा। बिल्कुल इंतजार है, बट बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। आई थिंक अनुपुर, हॉलीवुड मूवीज के लिए ऐसा एक्साइटमेंट कम रहता है जहां पर इतना ज्यादा आप देखें स्टॉक अगर इतना मूव कर रहा है। एक्चुअली कंटेंट की बात है, अगर कंटेंट जहाँ अच्छा होगा ना वहाँ एक्साइटमेंट आएगी। इनफैक्ट बाबी की बात हुई है तो ये एनिमेशन मूवी तो नहीं है, रियल कैरेक्टर्स यहाँ पे प्ले हुए हैं और स्टोरी की अगर थोड़ी सी हिंट मैं दूं, अगर सबका नहीं करूँ तो यही है कि वो अपनी जो दुनिया है, बाबी दुनिया, उससे थोड़ी बाहर निकल के एक्सप्लोर करती है कि कैसी चीजें होती है। तो काफी इंटरेस्ट आ रहा है और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी लग रही है फिलहाल। तो चलिए, वीकेंड है, प्लान बनाइए। हालांकि मुंबई में इस समय थोड़ी हालत खराब है बारिश को लेकर। कुछ भारी बारिश की वार्निंग्स आती हुई दिख रही हैं अगले 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप वेदर डिपार्टमेंट की एडवाइजरी देखें तो अभी के लिए आउटलुक थोड़ा भारी बारिश का उन्होंने निकाला है। बट वीकेंड पर आपको टाइम मिले तो जरूर कोशिश करिए देखने की। दोनों मूवीज एक्साइटमेंट काफी बना हुआ है। GNA एक्सेल्स 1:1 के बोनस का इन्होंने ऐलान किया है। नंबर्स तो आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही 1:1 का बोनस का भी ऐलान आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, चार्ट पुल अप कर लीजिए। नंबर्स को ज्यादा खास नहीं है। इनफैक्ट रेवेन्यू इनका 2.5% गिर कर आया है, मुनाफा 3% गिरा है, कामकाजी मुनाफा 1% गिरा है, मार्जिन इनके थोड़े बढ़े, 15.5 के 15.8% हो गए। बट 1:1 का बोनस आपने आते हुए दिखा है, ये इंटरेस्टिंग है। इस पर आप शायद थोड़ा शेयर को रिएक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। 1-1.5% ऊपर इस समय दिखेगा। चार्ट्स कुणाल जी, GNA एक्सेल्स। अभी देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और बिल्कुल एक ब्रेकआउट अभी जैसे खबर आई इसके बाद ये ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आज ये 950 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो जाता है, 950 एक हर्डल है, वो लेवल पार हो जाए, 950 के ऊपर बंदी आती है, तो बिल्कुल फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। और जिनके पास पहले की पोजीशन है उन्हें निश्चिंत होकर के बने रहना चाहिए। 900 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखें, 950 के ऊपर नई खरीदारी करनी। 950 के ऊपर नई खरीदारी करें। और अभी स्टॉक आपको रिएक्ट भी करते हुए दिख रहा है, तो GNA एक्सेल्स पर आप थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। शरद जी, अभी RK फोर्जिंग्स के भी नंबर्स आए थे, GNA एक्सेल्स के भी नंबर्स आ रहे हैं। RK फोर्जिंग के तो नंबर खैर शानदार थे सर, GNA एक्सेल के नंबर्स उतने शानदार नहीं है, बट 1:1 का बोनस आया है। कवरेज में है, कोई व्यू रखते हैं दोनों काउंटर्स पर? RK फोर्जिंग तो हमारे हिसाब से भी ठीक ठाक रहना चाहिए। GNA एक्सेल्स में कवर नहीं कर रहा। जिस तरीके से ओटिटा वुडवर्ड वैगन के साथ वाले टाई अप में इनको लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है वहां से काफी बड़ी रीरेटिंग स्टॉक में संभव है। तो RK फोर्जिंग मुझे लगता है बढ़िया बेटा इन लेवल्स पे भी। और आने वाले समय में जैसे जैसे जो उनकी कैपेक्स की नीति है, हालांकि थोड़ा बढ़ गया है पिछले 3-4 महीनों में स्टॉक, तो थोड़ा सा फेयरली वैल्यूड जैसा हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि जैसे न्यूज फ्लो में पॉजिटिव अपसाइड और रीरेटिंग होने की काफी गुंजाइश है स्टॉक में आने वाले समय में। तो ये है आपके लिए GNA एक्सेल्स और RK फोर्जिंग, स्पेशली RK फोर्जिंग, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, सेम स्पेस में SBI लाइफ में भी एक ब्रेकडाउन आया है। 1293 का करंट भाव है, 1300 का एक सपोर्ट तोड़ा है और पिछले 7-10 दिनों का 1295, 1294 के मल्टीपल बॉटम्स इसने ब्रेक किए हैं। तो इसमें कम से कम 20-25 रुपए की मूव डाउन साइड में आनी चाहिए। आपका 1305 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1260 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ, 1260, 1265। ओके, तो 1260, 1265 के टारगेट। SBI यहां पर भी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। तो अभी HDFC पर सुमित जी की सेल कॉल आई थी, HDFC लाइफ पर, और अब आपके लिए सेल कॉल आ रही है SBI लाइफ पर। दोनों इंश्योरेंस स्टॉक्स नीचे हैं। VNB मार्जिन्स डेफिनेटली जो गिर कर आए हैं वहां से बाजार डिसअपॉइंट हुआ है। HDFC लाइफ के अभी जो नंबर्स आए थे, और अब ये पूरे रियल एस्टेट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर फैलते हुए दिख रहा है। आइए, सुमित जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है और ये स्टॉक मैंने पहले भी सेल दिया और अच्छे खासे ऊपरी लेवल पे सेल दिया था 500 के आसपास।
स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 471, 471 का अभी भाव है। और ये स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड। द स्टॉक विच इज नॉट लुकिंग गुड इज जुबिलेंट फूड। अभी भी सेम स्लोगन इस पर कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक अभी भी मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छा नहीं दिख रहा है। जुबिलेंट फूड के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा फॉल दिखाया, फिर 5 से 6 दिन के लिए कंसोलिडेट किया और अभी वापस से करेक्शन मोड में जा रहा है। कल का लो स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि जुबिलेंट फूड के अंदर यहां से एक अच्छी गिरावट आज और अगले हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बिकवाली करें, जिन्होंने सेल किया हुआ वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बनेगा वो 478, 480 के आसपास का बनेगा। तो 478 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के जुबिलेंट फूड में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 462 का पहला टारगेट बनेगा, 455 का दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों के लिए जुबिलेंट फूड में बिकवाली करें। 462, 455 के टारगेट्स के लिए 478 के स्टॉप लॉस से। 462, 455 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड इस पर करें बिकवाली। सुमित जी की तरफ से थोड़ी सेल कॉल्स आना शुरू हो गया है क्योंकि बाजार भी आपको और फिसलते हुए दिख रहा है। 19,750 के नीचे अब आपको निफ्टी आते हुए दिखा है। 250 पॉइंट का कट है, 19,725 पर आ गया क्योंकि बैंक्स में फ्रेश वीकनेस आई है। बाकी तो ऑलरेडी आईटी, रिलायंस, एचयूएल तो आपको कमजोरी दिखाई रहे थे, बट बैंक्स में थोड़ी ऊपर से गिरावट आती हुई दिखी है जिसकी वजह से निफ्टी पर भी प्रेशर पड़ा है। 46,050 के नीचे बैंक निफ्टी आया है। अमेरिकी फ्यूचर्स स्टेबल है, वहां से कुछ बदलाव नहीं हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक ट्रेड कर रहे हैं। स्मॉल कैप तो ऑफकोर्स ऊपर ही दिख रहा है, बट थोड़ा बैंक्स के प्रेशर आने से आप देख रहे हैं वीकनेस आई है। थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, वहां से भी आपको नेगेटिव रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। तो बाजार पर प्रेशर इस समय बनते हुए दिखेगा, बट होल्ड कर रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। बढ़िया तेजी है, 6.5% की तेजी इसमें इस समय बनी हुई है। आइए एक बार नुपुर से जानते हैं क्या कुछ खास निकल कर आया है नतीजों में आगे के आउटलुक को लेकर, जिसकी वजह से बाजार में जबरदस्त एक्शन। नुपुर, थ्रू द डे स्टॉक ने होल्ड किया है, बाकी बाजार में जितना भी उतार चढ़ाव हो ये अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। क्या चल रहा है इसमें? बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस कॉल तो खैर 4 बजे तो हमें और डेटा मिलेगा और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि जो मैनेजमेंट चेंज हुए हैं, अब जो हीना मैम आ चुके हैं बोर्ड पे, उसके बाद जो इतने दमदार नतीजे आए कंपनी के, जिसको चेयर करता हुआ दिख रहा है बाजार। आपको अनुमान से बेटर नतीजे आए थे, चाहे वो रेवेन्यूज हो, मार्जिन्स हो या मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे बीट था, बड़ा बीट आते दिखा था। प्रीमियमाइजेशन की जो स्टोरी की हम बात करते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे प्ले आउट होती हुई नजर आई है, क्योंकि जो मार्जिन है मार्च 2021 के बाद अब मार्जिन सुधरते हुए दिखे कंपनी के। पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा था कि मार्जिन 13-14% के आसपास रहे थे, लेकिन 9 तिमाही के बाद अब मार्जिन में सुधार आते दिखा है। 500 बेसिस पॉइंट का वाई बेसिस पे हमने सुधार देखा। 18% के मार्जिन अब हो चुके हैं कंपनी के। इनफैक्ट जो प्रीमियम स्टोरी की हम बात करते हैं तो प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट जो कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट है, उसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो उसकी सेल्स में आपको 21% की ग्रोथ नजर आएगी आई में, और जो वॉल्यूम्स यहाँ पर 10% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखी। इनफैक्ट जो रियलाइजेशन है वो भी यहाँ पे 10% से बढ़कर आए थे। पॉपुलर सेगमेंट के काफ़ी सारे ब्रांड्स कंपनी ने डीमर्ज किए क्योंकि वो कमजोरी वाला सेगमेंट रहा है, और इस क्वार्टर में भी थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर दिखी। हालांकि यहाँ भी रियलाइजेशन 11% से बढ़कर आए। कंपनी का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे बना हुआ है। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो 4 बजे आज आएगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसका रिएक्शन आप मंडे को भी देख पाएंगे। लेकिन उम्मीदें यही है कि जो चेंज हुए, मैनेजमेंट चेंज हुए और जो हीना मैम अब आई है, तो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट आगे चल के और भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और आगे होने की बात है, और प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी तो है ही, बिल्कुल चल ही रही है और जबरदस्त एक्शन में भी आ रहा है। एक बार जरा सनी अग्रवाल साहब से भी राय ले लेते हैं, क्या आउटलुक बनता है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए? सर, नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, कोई व्यू यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? या डेफिनेटली मेरा व्यू भी पॉजिटिव ही रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के। जिस तरह से अभी इनके जो नंबर आए, प्रीमियमाइजेशन की जो स्टोरी प्ले आउट हो रही है। कंपनी ने लास्ट ईयर, इफ यू रिमेंबर, इनका एक पोर्टफोलियो हाइव ऑफ किया था, जो कि इनके जो पोर्टफोलियो में लोअर एंड का पोर्टफोलियो था, लो मार्जिन पोर्टफोलियो था, और उसके चलते हुए अब जो पीएनए सेगमेंट, जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है, उसमें जो इनका जो मार्केट शेयर गेन हो रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली एक काफी लंबे समय के बाद एक मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी प्ले आउट हो रही है, और इसमें एक बड़ा रीरेटिंग हमें देखने मिलेगा। ऑब्वियसली आज जो फोन कॉल है उसमें आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजी पता चलेगी, बट हमें लगता है कि डेफिनेटली एक बड़ा रीरेटिंग इसमें आने की एक गुंजाइश है। तो बड़ी रीरेटिंग आने की गुंजाइश है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखिए नजर, स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख भी रहा है। अनिल जी के तो रेडार पर है ही, 2 दिन पहले भी बाय की कॉल दी थी, आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में भी बाय की कॉल दी थी और कहा भी था डिप पर ऐड करिए। मौका अच्छा मिला, वहां से अच्छी तेजी भी बनी है। आइए देख लेते हैं एक बार सुबह क्या कहा गया था यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए।
मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय, पहली बार बहुत ही तगड़ी दमदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। यहाँ पर हर एक पैरामीटर पर सेल्स, मार्जिन, मुनाफा, कामकाजी मुनाफा बहुत शानदार प्रदर्शन किया। स्टॉप लॉस 965 का रखें, 990 का एक छोटा टारगेट है, शायद उसके आसपास उसके ऊपर खुले 1010, 1020 और 1050 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी खरीदारी। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज सुबह इसकी बात कर ही रहे थे, अनिल जी ने भी टारगेट्स दिए थे स्टॉक ऑफ द डे में, सारे टारगेट्स हिट आ गए। डिप आया था, डिप पर खरीदारी का मौका भी मिला था और उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त स्पाइक भी आए। जबरदस्त एक्शन। यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 1050 के पास। आइए पिक ऑफ द डे ये लेकर तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी, चलते हैं उनके पास। बिगड़ बताएं सर। दीपांशु, पिक ऑफ द डे में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है ओएनजीसी को। ओएनजीसी के चार्ट पर हमारी खरीदारी की राय है और उसकी वजह है कि यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल शानदार कप पहले डेली चार्ट पर विकसित हुआ, फिर हैंडल बना, आज के ट्रेड में बंद होते समय बाजार के ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और अगर आप इसके वीकली चार्ट्स देखें तो उस पर भी शानदार पैटर्न है। तो ओएनजीसी पर पिक ऑफ द डे में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, देखिए अगर अनिल जी होते तो ये पिक ऑफ द डे कभी नहीं आता, क्योंकि वो पहले ही गलती को पॉइंट आउट कर देते हैं कि भैया आज शुक्रवार है तो ये मंडे का पिक ऑफ द वीक होगा, तो ये करेक्शन है, ये पिक ऑफ द वीक है और इसमें मतलब कि अपनी क्षमता अनुसार खरीदें। टेक्निकली जैसे कुणाल जी ने बोला, कप एंड हैंडल पैटर्न है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है और एक अच्छी तेजी मिलेगी, तो अपनी क्षमता अनुसार डिलीवरी में खरीदें। 166 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 180 पहला टारगेट, 185 दूसरा टारगेट और ओएनजीसी है हमारा पिक ऑफ द वीक। 180 और 185 के टारगेट्स के लिए ओएनजीसी, इस पर करें खरीदारी। बाजार दिन के निचले स्तर पर आ रहा है बट डेज हाई पर आपको ओएनजीसी इस समय आते हुए दिखेगा। फ्रेश एक अच्छी अपमूव इस चार्ट में आपको दिख रही है। अच्छा मूवमेंट आ रहा है ओएनजीसी, देखते हैं कैसा एक्शन ये आपको बना के बनते हुए दिखाएगा। इंडिया मार्ट में भी आज एक जबरदस्त मूव आई है, 8.5% की तेजी इंडिया मार्ट में आती दिखी है। क्यू ऑन क्यू इनके जो नंबर्स थे वो काफी शानदार रहे। शरद जी, इंडिया मार्ट अच्छा रहा है, क्या राय रखते हैं सर जहां तक इंडिया मार्ट का सवाल है? मैं इंडिया मार्ट ट्रैक नहीं करता। चलिए सर, कोई बात नहीं। सनी अग्रवाल साहब, आपके रेडार पर है इंडिया मार्ट? या डेफिनेटली एक काफी लंबे समय के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। तो आपने बहुत सही कहा कि जस्ट डायल और इंडिया मार्ट, जिसमें बेसिकली जो सब्सक्रिप्शन बेस इनका रेवेन्यू होता है, उसके चलते हुए एक कहीं ना कहीं अपटिक दिख रहा है पूरे एसएमई एमएसएमई सेगमेंट में। तो डेफिनेटली हमारी राय पॉजिटिव रहेगी और एट द सेम टाइम इंडिया मार्ट में एक आई थिंक 500 CR का बायबैक भी अनाउंस किया है कंपनी ने, तो ये भी एक स्टॉक प्राइस के एंगल से सपोर्टिव रहेगा। तो मेरी राय डेफिनेटली बने रहने की रहेगी लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से। बने रही लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से इसमें एक्शन बन रहा है। कुछ स्टॉक्स नंबर्स और उसके बाद का रिएक्शन आपको इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं। इंडिया मार्ट तो है ही उस श्रेणी में। तानला प्लेटफॉर्म देख लीजिए, 11.5% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट इस काउंटर में भी आपको आते हुए दिखाए। एम्फेसिस, इस पर रखिए नजर, क्योंकि नंबर्स कुछ खास नहीं थे, इनफैक्ट नंबर्स काफी खराब थे, बट सुबह मार्केट खुलने से पहले आई थिंक इनकी कॉन कॉल हुई थी और एम्फेसिस में जो कॉन कॉल में कमेंट्स आए थे वो काफी इंपॉर्टेंट रहे थे और एम्फेसिस में फिर उसके बाद आपने एक जबरदस्त रिस्पॉन्स भी आते हुए देखा। करीब 5.6% ऊपर आपको इस समय, ऑलमोस्ट 6% ऊपर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो क्या कुछ कहा है मैनेजमेंट ने आउटलुक को लेकर? कॉन कॉल में क्या कुछ निकल कर आया जो बाजार को इतना पसंद आया कि बाकी आईटी स्टॉक्स के मुकाबले ये 6% ऊपर दिख रहा है? आइए एक बार कुशल से समझते हैं। कुशल, क्या कहा है मैनेजमेंट ने? बिल्कुल दीप, आप देखिए 4-5 मेन पॉइंट्स एम्फेसिस की तरफ से इनकी कॉन कॉल में आते हुए दिखे। सुबह 8:30 बजे इनकी कॉन कॉल हुई थी और उसमें सबसे पहली तो बात यह है कि जो 15.2 से 16.2% के मार्जिन गाइडेंस है उसको इन्होंने बरकरार रखा है। इस बारी भी इस्तेमाल में आप देखिए तो करीबन 15.2% के ही मार्जिन से कंपनी के आते हुए दिखे हैं। एंड मोर इंटरेस्टिंगली जून तिमाही में 70.77 करोड़ डॉलर्स की जो रिकॉर्ड टीसीवी इन्होंने दर्ज की है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा सपोर्ट इनके लिए बनता हुआ दिख रहा है। जैसे अन्य आईटी कंपनियां यहाँ पर मॉर्गेज और साथ ही जो बीएफएसआई स्पेस है उसको लेकर चिंताएं अभी भी जता रही हैं। क्लाइंट्स के खर्चे वहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं उन सब सेक्टर्स और स्पेसेस में। इनको यहाँ पर मॉर्गेज मार्केट में चिंताएं अब बॉटम आउट होती हुई नजर आ रही हैं जिस तरह का इनका पोर्टफोलियो है और जो क्लाइंट्स के साथ इनकी कॉन्वर्सेशंस हो
हो रही हैं। इनफैक्ट जो टीसीवी है उसमें अधिकतम हिस्सा इनका नए अकाउंट से जोड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रेश रिलेशनशिप है वहां पर कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती है आगे चलकर उस पर आपको बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस अभी तो नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि नई कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर रिलेशनशिप बन रही है। इनफैक्ट गैर बीएफएसआई कारोबार जो है इनका, वहां पर अच्छा इनको फायदा मिलता हुआ दिखा है, यानी कि कंपनी का जितने भी वर्टिकल्स हैं उसमें जो नॉन बीएफएसआई स्पेस की ग्रोथ है वो काफी बेहतर, उससे इनको बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही जो डील कन्वर्जन है उसमें ये मानकर चल रहे हैं कि स्थिरता लौटती हुई दिख रही है, जबकि उसके विपरीत आप देखिए इन्फोसिस ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनकी तरफ से ये चीज आ रही थी कि डील कन्वर्जन होने में भी समय लगता हुआ दिख रहा है, जैसे कि रैंप अप्स अगर आप क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो उतने नहीं हो पा रहे हैं, बट इनका ऑपोजिट व्यू है उस पर। अब ये रीजन स्पेसिफिकली इन्होंने ये चीज तो नहीं बताई है, बट इनको अगर डील कन्वर्जन में स्थिरता नजर आ रही है तो इनकी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो तो इंटैक्ट ही रहेगी। साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर ये काफी बुलिश हो रहे हैं, और आगे चलकर इससे नए प्रोजेक्ट्स की जो पाइपलाइन बनेगी उस पर इनका भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस कारण से एम्फेसिस सुबह फ्लैट ऑलमोस्ट ट्रेड करने के बाद गिरावट से इनफैक्ट यहाँ पर शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरह की तेजी बनी है, ऑलमोस्ट 6%। कमाल है। जबरदस्त मूव आई है। और आई थिंक जो सुबह अनिल जी बात भी कर रहे थे कि इन्फोसिस को पूरे आईटी सेक्टर का एक इस समय आउटलुक ना समझें, हर कंपनी अलग तरह के मूव दे रही है। एम्फोसिस वही इस समय प्रूव कर रहा है। कल जेंजा टेक्नोलॉजीज के भी नंबर्स इंटरेस्टिंग रहे थे। शरद जी, आपसे राय लेना चाहूंगा। इन्फोसिस ने तो गाइडेंस काटी है और काफी सिवियर कट आया, उसका बड़ा रिएक्शन भी आया, बट बाकी आईटी कंपनी से इतने खराब संकेत नहीं आए हैं, और कुछ तो कमेंट जैसे एम्फोसिस के हैं काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। सर, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? इन्फोसिस को एक स्पेसिफिक केस मानकर चले कि ये शायद ये पूरे आईटी सेक्टर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, या फिर आगे और दबाव आ सकता है कुछ और कंपनीज से? शरद जी, सवाल आपके लिए था सर आईटी सेक्टर पर। ओके, आई थिंक थोड़ा इशू आ रहा है, बारिश भी बॉम्बे में इस समय बढ़ चुकी है तो उसका एक्शन आपको दिखेगा। सनी जी, आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा एक्चुअली सर, कैसे माने इन्फोसिस वर्सेस द रेस्ट? क्या ये ट्रेंड सिर्फ इन्फोसिस तक लिमिटेड है, क्योंकि बाकी कंपनीज के कमेंट्स तो अच्छे हैं सर? या डेफिनेटली आईटी में अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पोलराइज व्यू बनेगा। जो कंपनीज अच्छे नतीजे दे रही हैं, जहां आउटलुक अच्छा है, जैसे कि एलटीटीएस, कोफोर्ज, एम्फेसिस, जेंसार, ये सब कंपनियों में जहां रिलेटिवली आउटलुक बेटर है, ग्रोथ आउटलुक फॉर FY24, उनमें हम देखेंगे कि एक बार ये जब निगेटिविटी हट जाएगी सेक्टर से, इसमें आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा। और जो कंपनियों में थोड़ी दिक्कत है, जैसे इन्फोसिस, जहाँ काफी जोरों से गाइडेंस का कट हुआ है, वहां हमें भी साइडवेज मूवमेंट देखने मिलेगा। तो अगेन जहाँ पहले जैसे होता था कि एक सेक्टर चल रहा है तो उसमें सब स्टॉक चलते थे, मे भी अब टाइम आ गया है कि जहाँ थोड़ा व्यू पोलराइज होते जाएगा, जो कंपनियों के नतीजे बेहतर आएंगे उसमें आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। आइए, तो ये है आपके लिए आईटी पर व्यू। केस बाय केस बेसिस पर आईटी की थोड़ी अप्रोच इस समय दिख रही है, बट बाय द वे बाजार डेज लो पर आपको आते हुए दिख रहा है। 19,700 पर निफ्टी इस समय है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। देखते हैं इसके अगर नीचे आता है कि नहीं, ऑलमोस्ट तोड़ने की तैयारी में ही दिख रहा है। 19,700 पर निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए 1000 पॉइंट से ज्यादा का कट आपको सेंसेक्स पर दिख रहा है। हालांकि परसेंटेज वाइज पॉइंट देखेंगे तो 1.5% का ही कट है, बट 1000 पॉइंट का कट आ गया। और बैंक निफ्टी भी अब 46,000 के नीचे आते हुए दिख रहा है। तो फ्रेश वीकनेस बैंक निफ्टी में इस समय आई है, 46,000 के नीचे आते हुए दिख रहा है, और उसका प्रेशर भी थोड़ा बढ़ रहा है इस समय बाजार पर। तो वीकनेस है, थोड़ा करेक्शन है, हल्के हो रहे हैं आज बाजार। कल तो 20,000 के करीब आ गए थे, बट आज थोड़ी कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। आइए वागले साहब के लिए एक बिल्कुल वागले का वंडर बताएं वागले साहब। दीपांशु, बेचना है एसीसी, जिसने अभी एक स्विंग लो को ब्रेक किया है। 1765-68 के बीच में एक मल्टीपल सपोर्ट था स्विंग लो का, वो ब्रेक हुआ है। अभी 1762-63 है। मुझे लगता है ये 1700 तक नीचे जाने के लिए तैयार है। आपका स्टॉप लॉस 1780 के ऊपर, जो 20 रुपए ऊपर है, होना चाहिए। नीचे में 1700 का टारगेट, तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड बैठता है आज और मंडे का टाइम फ्रेम। ओके, तो यह आपके लिए एसीसी, यहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। डेज लो पर आया है ये काउंटर, और कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। 1700 तक के टारगेट यहां पर आपको आते हुए दिखेंगे। विश्वेश जी के लिए एक बिगुल, विश्वेश के विशेष।
बताएं विश्वेश जी। देखिए ये ट्रेड जो है हमने थोड़ी देर पहले हमारे ऐप के सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया है। बैंक निफ्टी का 45,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 460 470 हो गया है अभी, और मुझे लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है रिलेटिव स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छे सपोर्ट पे आया है, और इनफैक्ट हमने निफ्टी के जो पुट्स थे वो बुक कर दिए हैं एंड जस्ट नाउ वी मूव टू बैंक निफ्टी पुट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जिस हिसाब से सपोर्ट पे आया है यहाँ से एटलीस्ट नहीं तो भी 46,200 के लेवल या इनफैक्ट 46,300 तक भी दे सकते हैं। पूरे दिन बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया और टुवर्ड्स एंड अगर निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता है तो बैंक निफ्टी भी सर्टेन नीचे आता है, लेकिन जो सपोर्ट पे आके वो हैमर फॉर्म कर रहा है दैट इज अ वेरी वेरी बुलिश साइन। इनफैक्ट देखिए बात करते करते 485 हो गया। मुझे लगता है कि पहला टारगेट 560 का और दूसरा टारगेट 660 का होना चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर ये हमने हमारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया। मुझे लगता है बैंक निफ्टी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट निफ्टी भी सपोर्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरिश स्टैंस नहीं बनाना चाहिए दीपांशु। मुझे लगता है डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, शायद मंडे को ये पूरा का पूरा चीज रिवर्स हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी जहां पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक में आपको माफ कीजिए इंडेक्स में आपको वीकनेस आने के बाद अब रिकवरी के आसार आ रहे हैं। विश्वेश जी कॉल खरीदने उसके लिए स्टॉप लॉस क्या लगेगा सर, ये भी बता दें। दीपांशु देखिए हमने इनिशिएट किया था वहां से तो ऑलमोस्ट 60-70 रुपीज़ का मूव आ गया। बात करते हमने कॉल बात किया तब से अब तक 500 का प्राइस आ गया, तो थोड़ा सा अगर फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप बड़ा होता है, लेकिन मुझे लगता है 440-460 मिले और आप एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 360 के आसपास होगा। लेकिन अगर मौजूदा स्तर पे भी आप एंटर करते हो तो हम इन द मनी इसलिए लेते हैं कि इन द मनी का जो रिलेटिव फैक्टर है जिसको डेल्टा कहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और अंडरलाइंग अगर क्विक बाउंस करता है तो वहाँ पे प्राइस मूवमेंट भी बड़ा आता है। तो अगर आप इन द मनी बाय कर रहे हो तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका डीपर होता है, यू हैव टू कंपनसेट विद द क्वांटिटी। सो इस लेवल पे अगर आप बाय कर रहे हो तो 360 का स्टॉप लॉस होगा दीपांशु, 650 का पहला टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी डीप इन द मनी 45,800 का कॉल खरीदिए। जैसा विश्वेश जी कह रहे थे जो सेलिंग आनी थी उन्हें लगता है आ चुकी है, अब यहां से वो और वीकनेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बात करते करते विश्वेश जी 100 पॉइंट की रिकवरी भी हो गई है बैंक निफ्टी में, तो रिकवरी वहां पर आपको आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 2 मिनट में आपने देखा है 100 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी है। तो इंटरेस्टिंग एक्शन चल रहा है बाजार में। 46,000 के नीचे आया बैंक निफ्टी तो थोड़ी सेलिंग बढ़ी, बट वहां से फिर रिकवरी के भी आपको आसार दिख रहे हैं। आइए नतीजों पर है हमारा पूरा फोकस। ये पूरा वीकेंड ही हैवी होने वाला है। आज शाम को कई सारे नतीजे आने वाले हैं। वेदांता इसके नंबर्स आएंगे शाम को। एक बार आशीष से जान लेते हैं बाजार का क्या है अनुमान। आशीष बताइए वेदांता। दीपांशु नतीजे काफ़ी कमज़ोर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट वेदांता काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी और इसके सभी सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो जो कामकाजी प्रदर्शन है वो आपको कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिलेगा। साल दर साल आई में हम लोग एस्टिमेट लगाकर चल रहे हैं कि 16% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जो टोटल कामकाजी मुनाफा है यानी बेटा यहाँ पर 30% का ड्रॉप है। मार्जिन पिछले साल जो इसी तिमाही के दौरान 26% थे, इस बार 22% के आसपास देखने को मिल सकते हैं और मुनाफे का आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। 64% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, यानी 4,420 करोड़ से घटकर करीब 1,603 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो जिंक इंडिया जो है यहाँ पर भी जो कामकाजी मुनाफा है इसमें गिरावट देखने को मिली और साथ में इंटरनेशनल बिजनेस है यहाँ पर ज़्यादा डेंट है, करीब 60% के आसपास का है। इसके अलावा अगर आप ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले सीक्वेंशियली जो डी ग्रोथ है एबिटा में करीब 16% के आसपास की, यानी कोई भी ऐसा नहीं है सेगमेंट जहां से अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिले। एबिटा के लेवल पर देखें, मुनाफे के हिसाब से देखें, मार्जिन के हिसाब से देखें, वेदांता कमजोर नतीजे पेश करेगा। ओके, कमजोर नतीजे रहने वाले वेदांता से कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। आज स्टॉक भी 1.5% नीचे और वैसे भी एक रेंज में ही ये काउंटर अटका हुआ है, कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहा है। आइए आईसीआईसीआई बैंक, इस पर सबकी नजर है। आईसीआईसीआई कोटक दोनों बैंक्स के नतीजे ओवर द वीकेंड आने वाले हैं। पहले आईसीआईसीआई बैंक, इसके नंबर्स की बात करते हैं। वरुण, रिलेटिवली होल्ड आउट करा है आज स्टॉक ने, हालांकि बैंक निफ्टी में अभी हमने फ्रेश वीकनेस भी देखी थी। नंबर्स कैसे रहेंगे सर? तो दीप देखिए, आईसीआईसीआई हो या कोटक हो, एचडीएफसी, जितने भी बैंक है बेसिकली, और खासकर ये जो प्राइवेट बैंक है ये रिटेल फोकस बैंक है और रिटेल फोकस बैंक्स में ग्रोथ जो है वो अच्छी रही है पहले भी, इस बार भी अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। हमारा अनुमान है कि लोन ग्रोथ 18%, डिपॉजिट ग्रोथ 16%, एनआईए में करीब 32.6% के आसपास की ग्रोथ होगी। 17,780 करोड़ पे आएगा। मुनाफे में भी 32.6 करीब 9,160 करोड़ के आसपास की आ सकता है। हालांकि ग्रॉस एनपीएस फ्लैट रहने का अनुमान है। 2.7 से 2.8% का अनुमान है, पहले भी 2.8% था। नेट एनपीए जो है वो फ्लैट रह सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट नो डाउट बढ़ रही है और कासा रेशियो जो है उसमें गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है।
और ये जितने भी रिटेल फोकस बैंक है, खासकर अगर आप देखेंगे तो इनके लोन पोर्टफोलियोज जो है वो EBLR के ऊपर रहते हैं। और हमने इसके पहले देखा है कि जितने भी EBLR लोन पोर्टफोलियोज होते हैं उनमें बेसिकली जैसे रिपो रेट चेंज होता है वैसे ही उनको पास ऑन करना पड़ता है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से रेपो रेट में कोई भी बदलाव हुआ नहीं है और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहा है। इसके लिए जितने हाई EBLR फोकस बैंक्स है उनमें शायद आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है और ICICI बैंक का भी यही अनुमान है कि थोड़ा बहुत दबाव आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगा। हालांकि कोई बड़ा दबाव नहीं होगा, लेकिन 4.9% से गिर के करीब 4.8% आने का अनुमान है। तो ग्रोथ अच्छी रहेगी लेकिन मार्जिन थोड़े दबाव में रहेंगे। ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन दबाव में रहेंगे, क्योंकि जितने भी EBLR लिंक्ड है ना बैंक्स, मतलब आप HDFC पकड़ लीजिए, कोटक हो गया, ICICI हो गया, इनके ज्यादा बड़े लोन पोर्टफोलियो जो है वो यही है EBLR लिंक्ड और हाउसिंग लोन। RBI रेट बढ़ा नहीं रहा है तो अब वो क्वार्टर शायद नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उतनी बड़ा दबाव आपको देखने नहीं मिलेगी। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए ICICI बैंक का। एक्साइटमेंट तो है इसके नंबर्स को लेकर, अब देखते हैं बट नंबर्स पर डिलीवर करता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा ICICI बैंक के लिए। बंसल जी चार्ट देखें सर एक बार। ICICI बैंक की 1000 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है सर। दीपांशु चार्ट देखें तो ICICI बैंक का चार्ट तो काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली क्योंकि हाइस पर ही चल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु क्लियरली बने रहना चाहिए और ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है और कोई भी करेक्शन आए यहाँ पर 10-12 रुपए की तो खरीदना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 1018 से लेकर 1025 के नियर टर्म टारगेट्स बैठते हैं, उन टारगेट्स के लिए इसी सीरीज का नजरिया बना के खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI बैंक। इस पर करेंगे बातचीत। सनी अग्रवाल साहब से राय भी लेंगे, ICICI पर भी, कोटक आने वाला है उस पर भी वरुण से प्रीव्यू लेंगे। उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका करते हैं स्वागत। कैश का ऑप्शन बताएं सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। सुबह बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी दी थी और वो अच्छी चली थी। इनफैक्ट हमने अभी भी अगर आप देखें तो एवरेज पे वो ट्रेड चल रहा है। 46,500 का कॉल हमने 187 में लिया, 140 में लिया ऐड, एवरेज हुआ 163 का, वो 204 प्लस देखने मिला था, इनफैक्ट 230 तक भी गया था। तो एक अच्छी मूव वहाँ पे देखने मिली थी। और ये इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो कि फ्रॉम दी यस्टरडेज एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू 46,000 का एक लेवल था जो इम्पोर्टेंट था, जो निकालने के बाद आपको 200 पॉइंट का एक स्विफ्ट मूव देखने मिला। दैट इज़ दी इम्पोर्टेंट लेवल इन दी शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे फिन निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का कॉल ऑप्शन में सजेस्ट करूँगा। बैंक निफ्टी का दीप यहाँ पे एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं, जो है 46,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। इसको खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी आपको तेज़ी आते हुए देखने मिल सकती है। सो ये चल रहा है 390 पर, 391 पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का 46,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इसको आप खरीदें। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 270 एंड ऊपर में जो टारगेट्स निकल कर आ रहे थे इसके, दैट कम्स टू 540, दैट कुड बी द फर्स्ट टारगेट, 620 वुड बी द सेकंड टारगेट, 540, 620 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 46,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 27 जुलाई की एक्सपायरी का। दीप फिन निफ्टी भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिन निफ्टी का 20,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये ट्रेड कर रहा है 155 रुपये पर। सो 155 पर आप खरीदे 20,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी का। इसकी एक्सपायरी है 25 जुलाई को एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस दीप होना चाहिए 95 का एंड 155 में खरीदे। टारगेट्स इसमें आप रख सकते हैं 210 से लेके 240 के। ओके, तो फिन निफ्टी पर भी ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है जय की तरफ से। बैंक निफ्टी यहां पर भी 46,000 का ऑप्शन खरीद कर चले। अभी विश्वेश जी 45,800 के कॉल खरीदने की बाय कर रहे थे, जय को 46,000 का कॉल पसंद है, इन द मनी है इस समय और अच्छी मूव आपको आती हुई दिख सकती है। तो भरोसा आ रहा है बैंक निफ्टी पर। एक जो सेलिंग आनी थी 46,000 के लिए के नीचे एक बार जो आना था वो हो चुका है, वहां से हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी भी थोड़ा रिकवर हुआ है। निफ्टी भी जो अभी लग रहा था 19,700 तोड़ने की तैयारी में है, वहां से 50 पॉइंट रिकवर होते दिखा है। तो एक शार्प सेलिंग आई बैंक्स में
और वहां से आपने रिकवरी भी देखी है। करीब 250 पॉइंट आपको सेंसेक्स भी सुधरते हुए दिखा है। तो थोड़ा सुधार आपको बैंक्स में होते हुए दिख रहा है और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों के कॉल ऑप्शंस खरीदने की राय जय आपको दे रहे हैं। बट बैंक्स की बात निकली है, आईसीआईसीआई बैंक की अभी हमने बात करी, आइए कोटक की भी बात करते हैं। वरुण बताइए ये कैसे रहेंगे? आप कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज आईसीआईसीआई कोटक दोनों के लिए सिमिलर हो सकते हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज कोटक कैसा रहेगा? चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि इश्यूज सिमिलर हो सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो वही रिटेल फोकस बैंक है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। हमारा मानना है कि खासकर अगर आप देखेंगे रिटेल फोकस तो है ये, लेकिन मॉर्गेज और जो अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो है वहाँ पे बढ़त जो है वो इस कंपनी की काफ़ी बेहतर रहने वाली है। उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। एनआईआई में 30% की बढ़ोतरी 6,120 करोड़, मुनाफा 52-53% बढ़ सकता है, 3,160 करोड़ पे आएगा। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है और यहाँ पे भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, हालांकि वहाँ पे गिरावट शायद आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में अगर गिरावट होती है तो गिरावट कंपैरेटिवली पूरे इंडस्ट्री से कम होती है और ऐसे हाल कुछ एक्सेस का होता है। लेकिन कोटक जैसे बैंक्स अगर आप देखेंगे, अगर आप नंबर वाइज करेंगे तो एचडीएफसी में सबसे कम, उससे थोड़ी ज़्यादा आईसीआईसीआई, उससे ज़्यादा कोटक, उससे ज़्यादा एक्सेस, इस तरह का क्रम जो है वो चलता है। और इसके लिए यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कोटक में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 5.4 से 5.5 के आसपास देखने मिल सकता है। पिछले बार 5.75 के आसपास था। तो याद रखिए यहाँ पे करीब 25 से 30 बेसिस पॉइंट के आसपास नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें लोग कोटक में गिरावट का अनुमान लगा के चल रहे हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ही गिरेंगे, बाकी सब ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहीं पर सेम, वही सेम स्टोरी है सबकी, बट वो ये गिरावट किस में ज़्यादा और किस में कम। और छोटे बैंक्स में हमने देखा है निम्स की पिक्चर, छोटे बैंक्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छा किया। वही मैंने कहा, ज़्यादा लोन पोर्टफोलियो, ईबीएलआर लिंक ज़्यादा, तकलीफ ज़्यादा। चलिए सनी जी क्या राय देंगे कोटक आईसीआईसीआई दोनों पर? या डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में ये तो कंसेंसस बना हुआ है कि जो नीम है वो अब पिक आउट हो चुके हैं। कुछ मे भी कुछ बैंकों के नीम अगले क्वार्टर में पिक आउट होंगे, बट अल्टीमेटली ये जो 3 से 6 महीने की जर्नी है इसमें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं पिक आउट हो चुके हैं। यहाँ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन या तो फ्लैट रहेंगे या हल्के हल्के से डीपी होंगे। तो अल्टीमेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा, बट बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं टोन डाउन करनी होगी हमें बैंकिंग सेक्टर में। जो FY23 में हमने देखे कि 50-50, 60-60% हमें जो रिटर्न मिले बैंकिंग सेक्टर में, वो मे बी अब वी हैव टू टोन डाउन आवर एक्सपेक्टेशन टू 12-15%। और अगर वो एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से एक पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो है अपसाइड, बट अल्टीमेटली द रिटर्न एक्सपेक्टेशन हैज टू बी 10-15% ओवर नेक्स्ट 12 मंथ। तो वैसी तेजी नहीं रही है जैसे हमने बैंक्स में ऑलरेडी देख ली है और शायद नतीजों के बाद वैसा रिएक्शन भी नहीं रहे। केस स्पेसिफिक हो सकता है, बट पिछले तिमाही के बढ़िया परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करना है, रिपीट करना है इस बार थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बैंक्स के लिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी एक ट्रेडिंग कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल और मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2690, 2691 फ्यूचर्स के अंदर। 2690, 2691 का भाव है और स्टॉक अब यहां से गिरने को तैयार है। स्टॉक का नाम है इंडिगो। इंडिगो के अंदर सेलिंग प्रेशर है। इंडिगो में मैंने कुछ दिन पहले भी सेल कॉल दिया था और स्टॉक के अंदर अच्छी गिरावट आई थी। अब वापस से पुलबैक बना है, इस पुलबैक पे वापस से सेल बनता है। इंडिगो में मेरे को लग रहा है कि यहां से गिरावट आएगा। 2650 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 2620 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। आज और नेक्स्ट वीक के लिए इंडिगो में यहां पे बिकवाली करके चले। ऊपर के अंदर जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है 2625, 2630 के पास है, तो 2725, 2730 के पास है, तो 2730 का स्टॉप लॉस लगा के इंडिगो में यहां पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 2650 का इसका पहला टारगेट, 2620 का इसका दूसरा टारगेट। 2-4 दिनों के अंदर ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करें इंडिगो, बिकवाली करें इंडिगो। ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से इस समय एक सेल कॉल आती हुई दिख रही है। वागले साहब के लिए भी एक बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आपको बेचना है जुबिलेंट फूड्स, जो आई थिंक इसने कवर किया सुमित ने। मुझे लगता है इसमें एक बड़ी वाली फॉल आ सकती है। 467-66 का करंट भाव है। एक फ्लैग पैटर्न से डाउनवर्ड ब्रेकआउट आ रहा है। पहला टारगेट 455, दूसरा टारगेट 450। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 469 का।
ओके, जुबिलेंट फूड आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी की तरफ से भी सेल कॉल आई थी इस पर, अब वागले साहब की तरफ से भी आ रही है। थोड़ी वीकनेस इस काउंटर पर बढ़ती हुई दिख भी रही है। बाजार भी कमजोर ही बना हुआ है, इस समय कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आ नहीं रहा है। आइए, आशीष हमारे साथ तैयार बताने के लिए बैन से बेनिफिट। 7 स्टॉक्स हैं बैन में, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, जानते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष। दीपांशु, 7 स्टॉक है आपके पास बैन में। डेल्टा कॉप है, इसकी पोजीशन है करीब 110% है। बलरामपुर चीनी है 93%, पीएनबी है 90%, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 87%, मनोपुरम है 82%, एल&टी फाइनेंस 81%, आरबीएल बैंक 81%। अब बाहर निकल की बात करें तो 7 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने के लिए, तो 2 स्टॉक है जिनकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। एक तो आरबीएल बैंक है और एल&टी फाइनेंस। लेकिन ट्रिकी बात है कि अभी भी 80% से नीचे नहीं आई है। समय 7 ही मिनट का बचा हुआ है हमारे पास। दोनों बॉर्डर लाइन पर है, 81% के आसपास राउंड फिगर है। 80% से नीचे जब तक नहीं आती स्टॉक बैन से बाहर आ नहीं पाएंगे। और एंट्री के लिए अच्छी बात है कि आज कोई भी नाम नहीं है, एक ही स्टॉक है जिसकी पोजीशन थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है। हालांकि इसने भी 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया है। जी एंटरटेनमेंट है, हालांकि कल भी प्रयास किया था, स्टॉक बैन में नहीं आता। अभी 94.68 है, 95 के ऊपर नहीं आएगा। एक्सपायरी वीक अब शुरू हो रहा है। हाँ, जी एंटरटेनमेंट नहीं आएगा, लेकिन एल&टी फाइनेंस और आरबीएल बैंक, ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर आ सकते हैं। बाकी के 5 स्टॉक पॉसिबिलिटी है कि बैन में बने ही रहेंगे। आरबीएल आप कह रहे हैं थोड़ी पॉसिबिलिटी है बैन से बाहर। आरबीएल बैंक में 80.81 है अभी। 7 मिनट बचे हुए हैं, तो है, समय है। ठीक है, समय है। तब तक बैन से बाहर आए ना आए पता नहीं, बट कल इसके नंबर्स आएंगे। एक बार जरा वरुण से इसका प्रीव्यू भी ले लें। वरुण, आरबीएल बैंक यहाँ पर कैसे नंबर? अच्छा, तो दीप, आरबीएल बैंक में ना जो चीज़ मैं देखना चाहूँगा बेसिकली, ये जो आरबीआई नॉर्म्स बदले हैं उसका एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं एनपीए में, क्योंकि बंधन में यही हुआ है। तो बेसिकली ये देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके बिना जो भी अनुमान है इसके बिना लगाए गए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि किसी को भी अनुमान नहीं था कि ये होगा नहीं होगा। कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे वो बता देता हूँ। 30 जून तक कुल डिपॉजिट जो है 8% बढ़ के आए थे। रिटेल एलसीआर डिपॉजिट जो है 19% बढ़ा था। कासा में 12% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। कासा रेशियो जो है उसमें हल्की गिरावट थी, लेकिन बाकी बैंक्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो गिरावट इसमें सबसे कम देखने मिली थी। साल दर साल एडवांसेस में 32% की बढ़ोतरी देखने मिली थी और होलसेल एडवांसेस जो है 8% की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो इसके मुताबिक अगर आप नंबर्स निकालने की कोशिश करें तो एनआईएम में करीब 20.7% की बढ़ोतरी 1240 करोड़। मुनाफा जो है 29% की बढ़ोतरी होगी, करीब 260 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। स्लिपेजेस और प्रोविजन यहाँ पे कम हो सकते हैं, जिसका फायदा काफ़ी हद तक इस कंपनी को मुनाफे में देखने आपको मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ी बहुत गिरावट होगी, करीब 10 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास की। एनपीएस पे नजर रखेगा और क्या कोई एडिशनल एनपीए ये यहाँ लेते हैं और कमेंट्री इनकी क्या रहती है अगर आरबीआई की जो गाइडलाइंस है जिसका इम्पैक्ट आपने बंधन बैंक पे देखा, उसके ऊपर आपको खास नजर रखनी है यहाँ पे। तो चलिए, आरबीएल बैंक ये भी इंटरेस्टिंग है। 3 ही बैंक है और भी बैंक से नंबर्स आ रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस भी ये भी आने वाला है। ये भी आने वाला है। इसका भी एक क्विक प्रीव्यू मैं लूंगा वरुण से। उससे पहले जय की एक ट्रेडिंग कॉल है तैयार, जय का जैकपॉट। जय बताएं। दीप, खरीदना है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ये इसमें एक अच्छा मूव वॉल्यूम्स के साथ, एक अच्छा ब्रेकआउट, मोमेंटम बुलिश देखने मिल रहा है। 303 304 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होना चाहिए दैट वुड बी एट 290। 290 का एक स्टॉप लॉस लगाया। 304 303 4 के रेंज में खरीदे दीप। टारगेट इसमें रहेगा ऊपर का 333 का पहला एंड 350 का दूसरा। 333 350 ये 2 टारगेट्स के लिए 350 अच्छा खासा टारगेट बन जाएगा ऊपर की तरफ। ये टारगेट्स के लिए खरीदे। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं कहूँगा दीप इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। लगभग आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आते हुए देखने मिल रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, चलिए एक कैश कॉल आ रहा है और शुगर स्पेस में बड़े एक्शन बनते हुए देखा। पॉनी शुगर के नंबर्स आए थे, मुनाफा 2 गुना उनका बढ़कर आया था। हालांकि उसमें अदर इनकम का बड़ा योगदान था। रेवेन्यू इनकी 15% ही बढ़कर आई, बट उसके बाद सारे शुगर पैक में आपने बड़ा एक्शन देखा है। वरुण, क्विकली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या एक्सपेक्ट करना है? नतीजे अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी। एनआईएम में 28% की ग्रोथ, मुनाफा 38% बढ़ के आएगा, 370 करोड़ पे आ सकता है। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस फ्लैट रहेंगे, मार्जिन पे थोड़ा दबाव रहेगा। याद रखिएगा कासा रेशियो जो इसका गिर के आया था, क्योंकि एक सरकारी अकाउंट था जिसका आउटफ्लो के चलते कासा रेशियो गिर के आया था। इसका कितना इंपैक्ट मार्जिन पे होता है ये देखना होगा। बाकी पैरामीटर पे ठीक होंगे।
बाकी पैरामीटर्स पर ठीक है। चलिए नजर रखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी तो एंड में रिकवर होकर सिर्फ 50 अंक नीचे खुल रहा है। 125 अंक नीचे खुला था बैंक निफ्टी। थोड़ा उतार चढ़ाव इसने आपको जरूर दिखाया थ्रू द डे, बट एंड में आप देख रहे हैं सिर्फ 50 अंक नीचे ही बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। निफ्टी भी 19,800 पर खुला था, फिर थ्रू द डे थोड़ी गिरावट आई, 19,700 अभी थोड़ी देर पहले था, वहां से रिकवर होकर ऑलमोस्ट जिन लेवल्स पर खुला था उसी की तरफ क्लोजिंग के लिए जा रहा है। 19,775 770 पर करीब 200 पॉइंट का कट आपको दिखाया। ऑफ कोर्स आज का बड़ा कल्प्रिट था इन्फोसिस, 8% नीचे जिन लेवल्स पर खुला था लगभग वहीं पर बंद होते हुए दिख रहा है। वहां से और गिरावट भी नहीं आई, बट वहां से कोई बड़ी रिकवरी भी नहीं आई। टेक महिंद्रा में कमजोरी थी, HCL टेक कमजोर था, TCS में भी आपने गिरावट देखी। HUL नतीजों के बाद ये 3.5% नीचे था क्योंकि इसके वॉल्यूम ग्रोथ ने आपको किया था डिसअपॉइंट, वहां से वीकनेस आपने देखी है। TCS में आपने कमजोरी देखी थी, 2.5% नीचे था। HDFC लाइफ और SBI लाइफ यहां पर आपने कमजोरी देखी है। हिंडाल्को भी नीचे था, LTI माइंडट्री, इंडसइंड, अल्ट्राटेक, JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, सारे स्टॉक्स आपको कमजोर होते हुए दिखे हैं। खरीदारी कहां पर आई? L&T बायबैक आने वाला है 25 तारीख को नतीजों के साथ, उस पर थोड़ा एक्साइटमेंट। ONGC पिक ऑफ द वीक अगले वीक की राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। NTPC, SBI, कोटक, टाटा मोटर्स, BPCL, डिवीज, यहां पर भी आपको एक्शन अच्छा दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त एक्शन कुछ स्टॉक्स में था। इंडिया मार्ट नतीजों के बाद 8% कूदा है। अतुल यहां पर नतीजों के बाद 7% का रिएक्शन। यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजों के बाद 6.5% की तेजी। एम्फोसिस नतीजे खास नहीं थे, बट कमेंट्री बाजार को पसंद आई, 5.25% ऊपर ये था। सारे के सारे नतीजों के रिएक्शन है। दो बड़ी बिग रिलीजेस हुई हैं हॉलीवुड की तरफ से आज मूवीज में, तो 4% ऊपर आपको PVR आइनॉक्स दिखा है। अशोक लेलैंड नतीजों के बाद यहां पर 3.5% की तेजी। बंधन बैंक 3% आज ऊपर था। मनापुरम में भी खरीदारी थी। IDFC फर्स्ट, ग्लेनमार्क फार्मा, कोरोमंडल, पिरामल एंटरप्राइजेस, सिटी यूनियन बैंक और RBL यहां पर आपने खरीदारी देखी है। बट वीकनेस थी परसिस्टेंट सिस्टम्स में, नतीजों का रिएक्शन 6% टूटा ये स्टॉक। दालमिया भारत नतीजों के बाद 5.25% नीचे था। मेट्रोपोलिस, हैवल्स, कोफोर्ज, M&M फाइनेंस, रैमको सीमेंट, डिक्सन टेक यहां पर भी आपने कमजोरी आती हुई देखी है। आज शाम आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे, इस पर रखिएगा नजर। और कल आने वाले हैं ICICI और कोटक के नतीजे। इन दोनों दिग्गजों का रिएक्शन आपको दिखेगा। आज की नई लिस्टिंग बम्पर रही। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग 25 का इशू प्राइस था, 40 पर लिस्ट हुआ, वहां से तेजी हुई और 20% का सर्किट बेल लगा। IPO लिस्टिंग वाले दिन सर्किट आपका लिस्टिंग प्राइस से लगता है, तो 40 की लिस्टिंग पर 48 पर आपका 20% का सर्किट आता है, वहीं पर स्टॉक आपको बंद होते हुए दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन और दमदार तेजी पहले ही दिन इस स्टॉक ने भी दिखाई। और जैसा हम डेटा देख रहे हैं, करीब 2 से 2.5 करोड़ बाय ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है। सर्किट लग चुका था आज, देखते हैं मंडे को कैसा एक्शन इस पर रहेगा। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारे पास आने की तैयारी में है। आइए तब तक आज शाम को क्या क्या आयोजन किया है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। इससे क्या घरेलू बाजार में दाम कम होंगे और क्या है ये पूरी कहानी, हमारा खास शो एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत। एक्सपोर्ट पर पाबंदी, तेजी पर तालाबंदी, ये है आपके लिए शाम 4:30 बजे का खास शो। इसके अलावा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये खूब चर्चे में है। इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही लोगों की प्राइवेसी में भी क्या एक बड़ा खतरा ये ला सकता है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे लेकर AI को रेगुलेट करने की भी बातें अब चल रही हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की है। तो आज शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। AI के खतरे को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानेंगे कि इसे रेगुलेट करना क्यों जरूरी है। होने वाले हैं हमारे साथ अमित दुबे साहब, जो कि क्वांटम एंड AI एक्सपर्ट हैं। साथ ही होंगे हमारे साथ जितेंद्र जैन साहब, जो कि हैं डायरेक्टर वॉयेजर इन्फोसेक के, और आशुतोष श्रीवास्तव होंगे हमारे साथ, जो कि हैं एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। तो शाम 6 बजे AI का शोर, रेगुलेशन पर जोर, ये होगा हमारा खास शो। इसके अलावा आज हम मनी गुरु में जानने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड की क्या खासियत है। ये एक ऐसा फंड है जो सभी मार्केट कैप में निवेश करते हैं। समझेंगे कैसे फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप फंड में मार्केट एक्सपोजर घटाते बढ़ाते हैं और कैसे फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में आप डाइवर्सिफिकेशन अपनी ला सकते हैं अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाते हैं। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में फ्लेक्सी कैप फंड का फंडा पंकज मटफाल साहब MD ऑप्टिमा मनी के और मीनाक्षी दावर फंड मैनेजर निपॉन AMC के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और इसके अलावा रूस ने जब से ब्लैक सी में अनाज डील से हटने का ऐलान किया है, दुनिया में गेहूं और मक्के की कीमत बढ़ने लगी है। रूस ने साफ कह दिया है
कि अगर कोई नागरिक जहाज ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाह की ओर बढ़ता है तो उसे मिलिट्री शिप माना जाएगा और हमला भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर ये डील फिर से शुरू नहीं होती है तो भारत से लेकर अफ्रीका तक बड़ा खाद्य संकट आ सकता है। इंडिया 360 में इसी पर होगी चर्चा। हमारी कवर स्टोरी देखिए, युद्ध जारी, अब खाद्य संकट की बारी। काफी इंटरेस्टिंग आयोजन होने वाला है। फाइनल क्लोजिंग फिगर हमारे सामने है, थोड़े बड़े कट्स के साथ आ रहे हैं। करीब 235 अंक नीचे निफ्टी बंद हो रहा है, 19,750 के नीचे। 111 अंकों की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है 46,075 पर। आईटी, रिलायंस, HUL आज के बड़े कल्प्रिट रहे हैं इस गिरावट के। बट देखते हैं मंडे को कैसा रिएक्शन आएगा, बड़े बैंक अर्निंग्स और रिलायंस के नंबर्स का भी। वीकेंड है, थोड़ी भारी बारिश हो रही है कुछ एरियाज में, इंक्लूडिंग मुंबई, महाराष्ट्र। ध्यान रखें, और 2 बड़ी मूवीज आई हैं, उनको भी एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का हमारे साथ शो में साथ देने के लिए। बागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही सुमित जी, विश्वेश जी, जय ठक्कर एंड सनी अग्रवाल साहब, आप सबका वीकेंड को एंजॉय करें। मंडे मॉर्निंग आपसे फिर से करेंगे मुलाकात।